मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। क्या मोदी जी का काम विपक्ष के नेताओं को खड़ा करना है क्या? वो तो विपक्ष के नेताओं की माताएं बहनें भी नहीं कर पा रही है उनको खड़ा। दूसरा सवाल विपक्ष करते हैं कि मोदी जी संविधान ही बदल देंगे। सबसे बड़ा खिलवाड़ तो इंदिरा जी ने किया था। ऐसे लोगों को तो अधिकार भी नहीं बनता कि वो इस विषय पे कुछ बोले। तो कौन है असलियत में तानाशाह? एवरीबडी नोज। क्या कोई मतदाता डिक्टेटर को चुनता है क्या? ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये जब मोदी जी को डिक्टेटर बोलते हैं तो क्या देश की 140 करोड़ की जनता ने 14 और 19 में एक डिक्टेटर को चुना क्या? अरविंद केजरीवाल जी ने जब वो जेल से बाहर निकले सबसे पहली बात उन्होंने वही की कि मोदी जी ये चुनाव अमित शाह जी के लिए लड़ रहे हैं। पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मान लिया, स्वीकार लिया है कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी ही जीत रहे हैं। विपक्ष के लोग ये बताए कि 2029 में भी उनको चांस नहीं मिलने वाला। शहजाद भाई, अगर हम इंडिया अलायंस को देखें, अगर ये पावर में आ गए तो क्या क्या हो सकता है? ये लोग अली बाबा और 40 चोर की भ्रांति, इनको मैं कहता हूँ कॉलोनियल कजिन्स ऑफ करप्शन है। जैसे मोदी जी का कोई ना बेटा है ना बेटी है, वो देश के बेटा बेटी के लिए काम कर रहे हैं। ये सभी लोग अपने बेटा बेटी को सेट करने में लगे। मुस्लिम तुष्टीकरण इतने सालों से करना प्रैक्टिकल तौर पे देखे तो सेंस नहीं बनता। हिंदू बटे हुए हैं, ये मैं खुले रूप से बोलना चाहता हूँ। राहुल गांधी को अगर कोई एक सलाह देनी हो तो आप क्या देंगे? नहीं, राहुल गांधी ही तो समस्या है, समस्या को सलाह कहाँ दे? मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को तो कोई सीरियसली लेता नहीं। नमस्कार, विजडम कास्ट के एक खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि आज के जो मेहमान है वो बहुत ही खास है। टुडे वी आर सिटिंग विद द नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, शहजाद पूनावाला। मैं शहजाद जी को शहजाद भाई इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब वो टीवी पे बोलते हैं, अपनी बातें रखते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई मेरा बड़ा मेरी बातें लोगों तक पहुँचा रहा है। तो शहजाद भाई, मैं आपको शहजाद भाई कहूँगा और आप प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिएगा, मुझे छोटा भाई समझिए। सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को जय श्री कृष्ण। अरे वाह, जय श्री कृष्ण। खूब જ સરસ, તમે કેમ છો? મજામાં। મારી માં ગુજરાતી છે, અરે મારી વાહ। કમ્યુનિટી ગુજરાતી છે, તો મને ગુજરાતી આવડે છે। ओह वाओ, आई कांट स्पीक एकदम फ्लुएंटली, पर समझ में पूरी आती है, पढ़ने भी आती है एक्चुअली। अरे वाह। हाँ, अरे तो हमारे यहाँ पे तो मुंबई समाचार पेपर अभी भी चलता है, यस 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 यस। मुंबई समाचार इज बाय द वे वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिकेशंस ऑफ इंडिया। इसीलिए तो हमारे यहाँ अभी भी घर में बाकी अखबार आए ना है, मुंबई समाचार वगैरह आते रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई जान के। शहजाद भाई, और देखो, गुजरात का तो भारत से अब अनोखा रिश्ता बन Yes, चुका है। yes। एक नहीं, दो तरीके से। Yes। गृह मंत्री भी और प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री जी भी, और सालों से आज़ादी से बिल्कुल, महात्मा गांधी जी से लेकर Yes। नरेंद्र मोदी जी तक यस, गुजरात ने, चाहे वो हमारे देश के नेतृत्व के लिए या गुजरात ने व्यवसाय के रूप से या आर्थिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से, गुजरात ने हमेशा बहुत योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल टेक दिस कॉम्प्लीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गुजरात। थैंक यू सो मच। शहजाद भाई, आपका जो अंदाज है, अनअपोलोजेटिक अप्रोच है आपका, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, कंटेजियस एनर्जी, राइट? तो वही अंदाज में आज हम बात करेंगे। मैं ज़्यादातर पॉजिटिव बातें करना ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं बड़ा ही सराहता हूँ जो हमारी सरकार जो काम कर रही है, जो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है और मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है ये बात की कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मैं किस चीज़ में बिलीव करता हूँ। क्योंकि अगर नेगेटिव बातें करने वाले, इफ़ दे डोंट होल्ड बैक, व्हाई शुड आई? दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड आई वेरी कॉन्फिडेंटली पुट अक्रॉस माई आइडियोलॉजी। देखो, देश के विरोध में जो बोलते हैं और उनको इतना गर्व महसूस होता है, तो देश के पक्ष में जो खड़े हैं उनको तो अभिमान महसूस करना चाहिए। क्यों नहीं, ज़रूर। लेकिन जब मैं लोगों से मिलता हूँ, हमने पहले भी पॉलिटिकल लीडर्स के पॉडकास्ट किए, और जब मैं लोगों को मिलता हूँ तो लोग पूछते हैं कि यार आप ना बड़े आसान सवाल पूछते हैं, बड़े सिंपल सवाल पूछते हैं। हालांकि मैं उनको बताता हूँ कि मैं विकास के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन आज कुछ ऐसी बातें करेंगे। विकास के बारे में तो बातें करनी है, लेकिन आज कुछ जो पॉपुलर क्रिटिसिज्म्स है, कुछ आलोचनाएँ हैं जिनका आज खंडन करना है। आपके अंदाज में मुझे उत्तर चाहिए उन सवालों का, तो एक एक करके वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। करिए जय गणेश। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों साथ में, जय श्री कृष्ण और जय गणेश। यस यस, जय गणेश। ओके, सो सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ी आलोचना जो बुद्धिजीवी पक्ष या विपक्ष जो करते हैं कि मोदी जी विपक्ष को ख़त्म कर देंगे, एक ऐसा समय आएगा कि भारत में विपक्ष रहेगा ही नहीं। क्या कहना है आपका? मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। क्या मोदी जी का काम विपक्ष के नेताओं को खड़ा करना है क्या? वो तो विपक्ष के नेताओं की माताएं बहनें भी नहीं कर पा रही है उनको खड़ा। मोदी जी का ठेका ये नहीं है कि वो विपक्ष को खड़ा करे। मोदी जी का ठेका ये है कि वो देश को सशक्त करे। मोदी जी देश को सशक्त कर रहे हैं।
जब मोदी जी 10वें से 5वें पायदान पर अर्थव्यवस्था को लाते हैं, ये मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व है। जब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालती है, उनका प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व है। जब वो भारतीय जनता पार्टी, जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछता नहीं था, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है, चाहे बंगाल हो, और आज देखना कि तेलंगाना से लेकर केरला से लेकर तमिलनाडु में भी कमल खिलेगा। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनका दायित्व है। पर क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता का दायित्व अब ये बन चुका है कि कांग्रेस को खड़ा करे? क्या उनका दायित्व ये बन चुका है कि समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही तो उनको चुनाव जीता है? विपक्ष की जिम्मेदारी है कि विपक्ष अपने आप को इस स्थिति में लाए कि वो भारतीय जनता पार्टी को उसके मिशन या विशन पर जवाब दे। पर क्या हुआ है कि हमारे विपक्ष में ना देश के लिए कोई मिशन है, ना अपने लिए कोई विजन है, केवल अपना अपना करप्शन है, अपने डायनेस्टी वाला प्रोफेशन है, अपना एम्बिशन है और कन्फ्यूजन है। तो मोदी जी से फ्रस्ट्रेशन इनको है। अब मोदी जी इनके फ्रस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जनता भी देखती है, और मैं हमेशा बोलता हूं कि ये चुनाव क्या होगा। 2014 का चुनाव यूपीए कांग्रेस के हाथ से गवर्नेंस गया, 2019 में इनका रेलेवेंस गया, और अब जिस प्रकार से इन्होंने पिछले 5 वर्षों में बर्ताव किया है कि मोदी को गाली देते देते, भाजपा को गाली देते देते देश को गाली देना, देश की संस्थाओं पे सवाल खड़े करना, सेना पे सवाल खड़े करना, सनातन हिंदू पे सवाल खड़े करना, द्वारका तक का मजाक उड़ा देना, तो अब ये चुनाव गवर्नेंस और रेलेवेंस के बाद इनका एग्जिस्टेंस लेने वाला है। और इसीलिए आप देख सकते हैं, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब 5 चरण हो चुके हैं। पहले 2 चरण में ये लोग पस्त हो गए, दूसरे 2 चरण में ये लोग ध्वस्त हो गए, और अब जो है इनका सूर्यास्त हो चुका है। ये सूर्यास्त होने की स्थिति में आ चुके हैं। पर इसमें उनकी गलती है। उनको देखना चाहिए कि किस प्रकार से वो एक सनराइज के चक्कर में, SON राइज के चक्कर में SUN सेट करते जा रहे हैं अपनी पार्टी का। सनसेट हो रहा है उनकी पार्टी का सनराइज के चक्कर में। तो ये सन को छोड़कर, ये परिवार को छोड़कर यदि देश के बारे में सोचने लगेंगे तो मुझे लगता है अपने आप विपक्ष जो है मजबूत स्थिति में आ सकता है। राइट। और ऐसा नहीं है, अभी प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू आया था, सॉरी मैं 10 सेकंड और लूंगा। प्रशांत किशोर ने अच्छा एनालिसिस किया, हालांकि हर बात से मैं उनकी अग्री नहीं करता। उन्होंने कहा भाजपा को 2019 में 37% वोट मिला, 37% वोट हमको मिला फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इसलिए 37% वोट बहुत बड़ा वोट है। अभी हो सकता है कि हमें 24 में 40% से अधिक वोट मिलेगा। हमारी कई सीटों पे 50% से ऊपर वोट है। फिर भी 40-50% ऑपोजिशन का भी वोट है। तो विपक्ष है, विपक्षी पार्टियां कमजोर है, मतलब कि विपक्ष की जो एक स्पेस है वो उसके प्रति अन्याय कर रहे हैं। तो इसीलिए हम तो सेवा में, हमें मौका दिया जनता ने, तो हम लगातार न्याय कर रहे हैं। इसलिए 14 के बाद 19 के बाद और भी बड़े मैंडेट्स हमारे। पर विपक्ष की जो स्पेस है जिसमें आपको बैठना है, वहां पर आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इतनी स्पेस होने के बाद भी आपको जनता लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भी जगह नहीं दे रही है। तो इस पे उनको चिंतन करना चाहिए। राइट। और जैसा आपने बताया कि विपक्ष विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लगते हैं उनको पता नहीं रहता। तो मेरा आंसर लोगों को ज़्यादातर ये रहता है कि यार विपक्ष पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए, देश का नहीं। बिल्कुल। और ये कब पॉलिटिकल पार्टी से देश का विपक्ष बन रहा है उनको खुद को नहीं पता चल रहा है। क्योंकि इनकी समस्या ये है कि ये लोग जो है अपने परिवार या दल हित को देश हित के ऊपर रखते हैं। इससे पहले भी आपको पता होगा कि जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद पहले चुनाव हुए, उसमें तो कांग्रेस को बहुत बड़ी एक लेगेसी की एडवांटेज थी। भाई आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस को महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इसको बंद कर देना चाहिए और एक नए फॉर्मेशन को आना चाहिए। बहरहाल चलिए, सरदार पटेल जी के साथ जो भी अन्याय करके नेहरू जी को फॉइस्ट किया गया प्रधानमंत्री के रूप में, उसके बाद उन्होंने अपने और परिवार के सदस्यों को ले आए। पर उस समय पर हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर भी नहीं हुई थी। कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ी लेगेसी थी, बाकी के राजनीतिक दल के पास ना साधन थे, ना संसाधन थे, ना इतनी बड़ी लेगेसी थी। उस समय पर भी विपक्ष था। उस समय पर भी वहाँ का विपक्ष जो था वो नेहरू जी से वगैरह सवाल पूछता था और देश हित में खड़ा होते हुए नेहरू जी की नीतियों का विरोध करता था। इंदिरा जी आई, उन्होंने तो इमरजेंसी लगा दी, उन्होंने तो विपक्ष के कई बड़े नेताओं को जेल में भर दिया।
आपको तो गुजरात में तो बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा उसके खिलाफ, और गुजरात के ही लोगों ने एक प्रकार से इमरजेंसी हटाने में मोरारजी देसाई वगैरह उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका भी थी। उसके बाद जो उस समय पर विपक्ष यदि खत्म नहीं हुआ, जब इमरजेंसी में जेल में डाल दिया गया, राजनाथ सिंह जी का आपने पॉडकास्ट देखा होगा कि ऐसी स्थिति थी कि उनको, अब तो आजकल लोगों को रेंट पे राहत मिलती है भाई, प्रचार करने के लिए राहत मिलती है, ये अलग बात है प्रचार के नाम पर आते हैं और दुराचार और अत्याचार अपनी महिला सांसद पे करते। उस समय पर राजनाथ जी को तो ये भी मौका नहीं मिला कि वो अपने मदर की अंतिम संस्कार के लिए जा सके। तो उस समय पर लोकतंत्र सुरक्षित था, और आज जब आपको 20-25 दिन कैंपेनिंग के मिल जाते हैं तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है, विपक्ष खत्म हो रहा है। मुझे लगता है कि ये भारत के लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं और भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को अपमानित करने वाले शब्द हैं। पूरे दुनिया में लोकतंत्र की, भारत की चर्चा होती है, लोग बोलते हैं कि इतना बड़ा देश, यहाँ पे लोकतंत्र इतना बहाल है, यहाँ पर सारी चीज़ें, चुनाव में 90-100 करोड़ वोटर वोट करेंगे, पूरी दुनिया वाहवाही करती है। पर यहीं पे कुछ बैठे लोग उन संस्थाओं पर शक पैदा करते हैं, क्योंकि एक चुनाव हार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जो संस्थाएं हैं उसके प्रति ये बड़ा अन्याय है। राइट। और ऐसा बोलना उन लोगों की भी तौहीन है कि जो अपना वोट बड़ी समझदारी से अपनी पसंदीदा पार्टी को, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को दे रहे हैं। ये उनका भी अपमान है कि आप उनके इंटेलिजेंस पे सवाल कर रहे हैं। निश्चित रूप से मतदाता का तो बहुत बड़ा अपमान है। क्या कोई मतदाता डिक्टेटर को चुनता है क्या? ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये जब मोदी जी को डिक्टेटर बोलते हैं तो क्या देश की 140 करोड़ की जनता ने 14 और 19 में एक डिक्टेटर को चुना क्या? ये किस पे हमला है? पर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इनके 7 फेज का चुनाव है, इनके 4 या 5 फेज का मेल्टडाउन है। पहले फेज में ये लोग जो है ओपिनियन पोल वालों को गाली देते हैं, दूसरे फेज में मीडिया को गाली देते हैं, तीसरे फेज में एग्जिट पोल वालों को गाली देंगे, चौथे फेज में ईवीएम को देंगे और 5वें फेज में जनता को देंगे। तो ये 5 फेज का मेल्टडाउन अभी आप समझ ही सकते हो कौन से फेज में है। दूसरा सवाल विपक्ष करते हैं कि मोदी जी संविधान ही बदल देंगे अगर ये बार चुनाव जीत गए। हालांकि मेरा ये कहना है कि अगर बदलना होता तो कब का बदल दिए होते, वो पावर तो कब से उनके पास। मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। मोदी जी के पास अभी 10 साल से लगभग 400 की मेजॉरिटी है। अगर आप एनडीए देखो, एनडीए के साथ एनडीए प्लस जो हमें संसद में सपोर्ट करते हैं अलग अलग विषयों पर। क्या 10 सालों में हमारा कोई ट्रैक रिकॉर्ड है इस चीज़ का? संविधान बदलने का मतलब इनका ये है कि आरक्षण हटा देंगे। कुल मिला के यही है संविधान बदलना। मैं बस आपके दर्शकों को क्लैरिफाई कर लूँ कि हमारे संविधान में 368 नाम का एक वो प्रावधान है जिसमें संविधान में संशोधन लाया जा सकता है। तो हमारा संविधान संशोधित नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन हुए हैं और 80 या 90% संशोधन कांग्रेस ने लाए। इमरजेंसी के कालखंड में भी ऐसे ऐसे संशोधन लाए गए। आपको याद होगा कि जो 42वां अमेंडमेंट आया उससे तो संविधान की आत्मा पर बहुत बड़ा चोट किया। भारत की व्याख्या बदल गई। भारत की व्याख्या से लेकर मुझे लगता है कि जिन शब्दों को प्रियम्बल में डाला गया जो अंबेडकर जी नहीं चाहते थे, तो मुझे लगता है कि संविधान बदलने का काम किसने ज़्यादा किया है और किसने किया ये सबके सामने है। पर इसमें 2 पर्सपेक्टिव है। एक तो ये है कि जो आरक्षण को लेकर ये बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड है 10 वर्षों का। पर आइए हमारे 10 वर्ष और यूपीए के 10 वर्ष में कंपैरिजन करते हैं। संविधान बदलने की एक परिभाषा ये हो सकती है जब आप संविधान के इतर जाकर आरक्षण की व्यवस्था से छेड़छाड़ करें। संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो धार्मिक आधार पर नहीं है, वो शैक्षणिक आधार पे, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर है। इसी के आधार पर SC ST को और फिर मंडल कमीशन के माध्यम से OBC को मिलता है। पर इसमें धार्मिक आधार लाकर जो सुप्रीम कोर्ट और अंबेडकर जी ने जिसकी सख्त खिलाफत की थी, जिसकी सख्त खिलाफत संविधान सभा में बैठे हुए मुस्लिम स्कॉलर्स ने की थी, उसको करने का कुकर्म कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने कर्नाटका में मुस्लिमों को आरक्षण दिया OBC के कोटे से काटकर, आंध्र में दिया, रंगनाथ मिश्रा कमेटी में बोला, यूपीए की सरकार इसके लिए बिल लाना चाहती थी। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने AMU और बाकी जो शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पर भी SC ST OBC का आरक्षण खत्म किया। और अभी राहुल गांधी की 2 दिन पहले, अब जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो
आप इसको देख लीजिए, 17-18 तारीख को नरेंद्र मोदी जी के हैंडल से एक ट्वीट भी हुआ है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी जी का वीडियो डाला है, जिसमें राहुल गांधी सरेआम मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण देना, और वो भी SC ST OBC के कोटे से काट कर, ये संविधान को बदलना है, ये आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करना है। तो इसीलिए आज समस्या कांग्रेस की है कि कांग्रेस बताए लिखित में कि वो मुस्लिमों को आरक्षण, और वो भी धार्मिक आधार पर, और OBC SC ST का कोटा काटकर नहीं देगी, ये वो गारंटी दे। हमारी तो ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने तो किया है ये काम। दूसरी बात, जब तक 370 लागू था तब तक भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू ही नहीं होता था। ये संविधान बचाने की बात करते हैं ना, संविधान वहां पर लागू ही नहीं था, वहां पर जम्मू कश्मीर का संविधान था। 370 की धारा को जब हटाया गया तब पहली बार भारत का संविधान वहां पर लागू हुआ है, और तब जाकर वहां पर जो हमारे वाल्मीकि समाज के भाई बहन हैं उनको पहली बार अधिकार मिला है। अभी आपने देखा भी होगा कि बारामुल्ला से लेकर श्रीनगर में बहुत हाई वोटिंग परसेंटेज भी रिकॉर्ड हुई है। आतंकवाद कम, पत्थरबाजी खत्म, और टूरिज्म बढ़ रहा है, वोटिंग बढ़ रहा है। ये तो एक सांकेतिक रूप से आप देख सकते हैं इसका संदेश। पर आज संविधान सही मायनों में लागू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में किया। और ये लोग क्या बोलते हैं अपने मैनिफेस्टो और बाकी जगह पे कि हम 370 को फिर से लागू करेंगे, मतलब 2 निशान 2 संविधान 2 प्रधान की व्यवस्था में वापस जाएंगे। तो संविधान के विरोधी कौन है, संविधान के साथ कौन है? अभी एक और उनका नेता का बयान आया है, सुखपाल खेड़ा, इनके पंजाब के बड़े नेता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में यूपी बिहार के जो लोग आते हैं ये हमारे पंजाब को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसीलिए उनको वहां पे नौकरी का और वहां पे वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का वोटिंग अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं। ये संविधान के साथ, ये संविधान के खिलाफ। एक समाजवादी पार्टी की नेत्री का बयान है, सलमान खुर्शीद की रिश्तेदार है, कि वोट जिहाद होना चाहिए, वोटों के लिए जिहाद होना चाहिए। हम तो लोकतंत्र को पर्व मानते हैं। हम कहते हैं कि वोट देकर अपना यज्ञ इसमें आहुति दीजिए। इनकी मानसिकता है कि उसको जिहाद के रूप में देखते हैं। क्या वोट जिहाद, ये कल्पना संविधान सभा में बैठे हुए लोगों की थी? एक और उदाहरण देता हूँ। हम कहते हैं संविधानिक प्रावधान 44 अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लागू होना चाहिए, ये संविधान सभा ने तय किया। हम संविधान के साथ, या जो कहते हैं कि नहीं संविधान की UCC लागू नहीं हो और शरिया लागू हो, वो संविधान के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू में फैसला सुनाया, उसको पलटने का काम और पर्सनल लॉ लागू करने का काम राजीव गांधी ने किया। कौन संविधान की वकालत कर रहा है? तो मुझे लगता है कि संविधान को जिसने हमेशा से उसके साथ खिलवाड़ किया हो, और सबसे बड़ा खिलवाड़ तो इंदिरा जी ने किया था, तो ऐसे लोगों को तो अधिकार भी नहीं बनता कि वो इस विषय पे कुछ बोले। वो पूरी तरह से इस मुस्लिम आरक्षण के विषय पे एक्सपोज्ड है, इसीलिए वो कुछ इस पे बोलना नहीं चाहते, और वो केवल और केवल भटकाने के लिए सब बातें रखते हैं। शहजाद भाई, और तानाशाही की बहुत बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं। तो कभी मुझे ये लगता है कि जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, जो संदेश खाली में हुआ, और इतने सालों से प्रशासन की नाक के नीचे ये सब हो रहा था, वो किसी को नहीं दिखता। ऑपोजिशन के लीडर्स को मारा जाता है, काटा जाता है, ऐसा तक सुना है कि जलाया भी जाता है। कई ऐसे विस्तार है जहाँ पे चुनाव ही नहीं होता। तो जब तानाशाही की ये लोग बात करते हैं तो उनको वेस्ट बंगाल नहीं दिखता। और ये एक सवाल मेरा आपसे भी है कि ये कब सुधरेगा? जब हम देखते हैं वो दशा, बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है कि हमारे देश का एक हिस्सा है और इस तरीके से बर्बाद हो रहा है। इसमें मतलब जो आपने पिछला सवाल पूछा उसको थोड़ा आगे ले जाते हुए ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जब पंचायती चुनाव में इतनी राजनीतिक हिंसा हो कि 30-40% सीटों पर कोई नामांकन भरने की स्थिति में ना हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये कह दे कि सरकार क्या कर रही है, हिंसा का नंगा नाच हो रहा है, फिर पोस्ट पोल वायलेंस 2021 में होता है, संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो बर्ताव होता है और शाहजहां शेख को सीधा डिफेंड किया जाता है, तब यहाँ पर संविधान जीवित है, संविधान जिंदा है। इस प्रकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग यहाँ पर आकर चुप क्यों हो जाते हैं? एक व्यक्ति है सोशल मीडिया पे, इन्होंने एक प्रोफेसर थे, इन्होंने एक फेसबुक पे कार्टून ममता दीदी का शेयर किया, तो उसको 11 साल केस भुगतना पड़ा। 11 साल।
दूसरे नरेंद्र मोदी जी है जिनको रोज 5 बजे से लेकर 10 बजे तक रात को चॉइसेस्ट गालियां दी जाती है। अभी एक काउंटिंग हम लोग कर रहे हैं, 125 से ज़्यादा गालियां कि मोदी तू हिटलर की मौत मरेगा, तेरी कब्र खुदेगी। संजय राउत ने बोला औरंगजेब की तरह मारेंगे। फिर उसके बाद उनके परिवार को गाली, उनकी माताजी, उनके पिताजी को गाली, उनके मोदी समाज को गाली दी गई जिसमें राहुल गांधी कन्विक्ट हुए। ऐसी 125 गालियां, नीच, भस्मसूर, गंगू तेली, ये सब बोला गया। एक एफआईआर हुई हो, एक एफआईआर, रोज गालियां देते, तो वो तानाशाह है, ताना सहन करने वाले तानाशाह। जैसे उन्होंने किसी और को बताया था कि उनको किसी ने बोला ये शहंशाह है, तो उन्होंने बोला मैं रोज सहन करता हूं, मैं शहंशाह हूं। सहन करने के वो शाह है और ताना खाने के वो शाह है। परंतु ये कौन आरोप लगा रहा है? अभी डीएमके की सरकार ने अन्नामलाई जी पर एक इशू उठाने के लिए उन पर केस कर लिया। एक हमारा बहुत ही प्रतिभाशाली यूट्यूबर था मनीष कश्यप, उसने कुछ डाला होगा तो उस पर उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी का केस लगा दिया। यूपीए की सरकार थी तब उसने एक दिन पर कुडनकुलम प्रोटेस्ट के दौरान तमिलनाडु में जो हुए थे, सेडिशन के 9,000 केस ठोक दिए। और बंगाल में तो जो स्थितियां परिस्थितियां हैं ही। अभी मीम आए थे, एक मीम आया था, वो एक ट्रेविस स्कॉट या कोई एक हिप हॉपर का मीम है जिसमें कि एक हिप हॉपर एंट्री लेता है और फिर बड़ा फेमस टेम्पलेट है मीम का। तो उसमें एक मोदी जी का चेहरा डाल के बनाया और एक ममता जी का चेहरा डाल के बनाया। तो ममता जी का जिसने चेहरा डाल के बनाया तो कुछ लोगों ने शेयर किया, तो तुरंत कोलकाता पुलिस का रिप्लाई आता है ऐसे ट्विटर वालों को या एक्स यूज़ करने वालों को कि अपना लोकेशन डिस्क्लोज कीजिए, हम आपको नोटिस भेजेंगे। और वही चीज़ मोदी जी के बारे में की गई तो मोदी जी ने उसको कोट ट्वीट किया और बोला यार चुनाव की बहुत सरगर्मियां हैं, पर ये हल्का फुल्का ट्वीट देख के मुझे भी बड़ी हंसी मजाक का ऐसा आभास हुआ। तो कौन है असलियत में तानाशाह, ये आप उनके आचरण से देख सकते हैं। और तानाशाह मुझे लगता है कि कौन थे तानाशाह? मजरू सुल्तानपुरी का नाम सुना है आपने? यस। बड़े लिरिक्स राइटर है। हम नेहरू जी को याद करते तो हमेशा एक नैरेटिव आता है, ग्रेट डेमोक्रेट, ओहो डेमोक्रेसी तो इन्हीं की कोख से मतलब कि परिवार की कोख से निकली है। इन्होंने मजरू सुल्तानपुरी को 2 साल जेल में रखा क्योंकि उन्होंने हिटलर बोला था नेहरू को। ये लोग तो आए दिन बोलते हैं मोदी जी को हिटलर, रोज बोलते हैं। उस समय 2 साल जेल में रखा था। फिर उसके बाद उन्होंने जो बोलने की आज़ादी है ना अपनी आर्टिकल 19 की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस पे पहले कोई अंकुश नहीं था। इस पर 1901 की अंकुश लाने का काम नेहरू जी ने किया था। फर्स्ट अमेंडमेंट जो आया था संविधान का, पूरी दुनिया में जो पहली ऐसी सरकार कम्युनिस्टों की जो चुन के आई थी। कम्युनिस्ट वालों का वैसे तो बुलेट पे ज़्यादा भरोसा है, बैलेट पे कम है। बैलेट से इनकी जो पहली सरकार बनी थी केरल में बनी थी, नंबूद्रिपाद की। नंबूद्रिपाद सरकार को 356 धारा के साथ हटाने का, मतलब प्रेसिडेंट रूल से हटाने का काम अगर किसी ने पहली बार किसने किया था तो ये नेहरू जी ने किया था। आज ये लेफ्ट और कांग्रेस वाले दोस्ती करते हैं, पर ये इतिहास है। फिर इंदिरा जी का तो संविधान के प्रति मैंने आपको आस्था बता ही दी है। उसके बाद राजीव जी ने 2 ऐसे कानून लाए थे। एक कानून तो ऐसा था कि उस समय पर तो चलिए फ़ोन और वो सब कम था, तो टेलीग्राम थे और पोस्ट था, तो सरकार को ये अधिकार था कि किसी का भी पोस्ट पढ़ ले। हाँ, मान लीजिए आप उस समय पे थे तो आप अपनी मदर को एक पोस्ट भेज रहे हैं, तो सरकार ने ये राजीव जी की सरकार ने एक कानून बनाया और पारित किया कि कोई भी पत्र पोस्ट पढ़ सकते हैं। ये तो भला है ज्ञानी जेल सिंह का जो राष्ट्रपति थे, तो बिल जब पारित होता है तो वो एक्ट तब बनता है जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। अब संविधान ने ये कल्पना तो की है कि राष्ट्रपति एक बार लौटा सकते हैं, फिर दूसरी बार उनको मिलता है तो उनको हस्ताक्षर करके तो वो कानून बनाना ही है। पर यह कल्पना संविधान ने नहीं की है कि अगर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए मिले और वो जेब में डाल दे और रिटर्न ही ना करे तो क्या। तो उन्होंने उसको बोलते पॉकेट वीटो कर दिया वो कानून। फिर जाके वो एक प्रकार से वो हो गया, खत्म हो गया। तो इस प्रकार के कानून लाए। 66A वाला IT एक्ट का आपको याद होगा। तो तानाशाह कौन है?
मुझे लगता है देश की जनता आज के मीडिया युग में, इंफॉर्मेशन युग में, जब सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सबके हाथ में सस्ता इंटरनेट है और जो भी मिलता है वो अपना वीडियो बना के अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है, क्या आज के तारीख में संभव है क्या? ये संभवता तब थी जब मान लो देश में 2 या 3 चैनल थे और वो 2-3 चैनल आप ही के चैनल थे, आप ही के पत्रकार थे, फ़ोन करके मंत्रालय डिसाइड कर लेते थे। आज तो मोदी जी ने स्मार्टफोन इतने सस्ते करवा दिए क्योंकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम नंबर 2 हो गए हैं। तो आज तो इतने सस्ते मोबाइल फ़ोन है, हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन, हर एक के हाथ में ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्टिविटी, और इंटरनेट के दाम भी 90% कम हो चुके हैं। तो हर 80 करोड़ आदमी के हाथ में जो फ़ोन है वो हर आदमी एक जर्नलिस्ट बन गया। और यहाँ पे यूट्यूब पे एक्स पे कोई मनाही रोक नहीं है जैसे चीन में या कहीं और है। तो यहाँ पे आज तो इंफॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, लोकतांत्रिकरण हो गया, तो हम तो और लोकतांत्रिक हुए हैं। तो मुझे लगता है तानाशाही का आरोप लगाने के लिए कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। अच्छा, इनकी एक बात सोचिए, ये जो आरोप भी लगाते हैं, बंगाल में अधीरदा बोलते हैं कि दीदी तानाशाह है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी बोलती है कि आम आदमी पार्टी तानाशाह है, केरल में कांग्रेस पार्टी बोलती है पिनरई विजयन लेफ्ट तानाशाह है, और इन्हीं तानाशाहों को लेकर ये केंद्र में आके बोलती है मोदी तानाशाह है। की बातों का क्या विश्वसनीयता है क्या? वो उधर तानाशाह है पर इधर आपके लिए वो आपका मतलब सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि ऐसी बातों को लोग भी खारिज करते हैं। एब्सोल्युटली। एक और बड़ा ही मज़ेदार आरोप ये लगाते हैं, और आरोप से ज़्यादा एक ये बात और हवा चला दी थी अरविंद केजरीवाल जी ने जब वो जेल से बाहर निकले। सबसे पहली बात उन्होंने वही की कि मोदी जी ये चुनाव अमित शाह जी के लिए लड़ रहे हैं, और अगर वो जीत गए तो 75 ईयर्स के रूल के हिसाब से वो पूरा टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और फिर अमित शाह जी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो आप अमित शाह को वोट दे रहे हैं, मोदी जी को नहीं। आपका हालांकि इस बात का अमित शाह जी ने अपने अंदाज में बहुत अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण कर दिया था कि उन विपक्ष के लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं है, मोदी जी ही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं और रहेंगे आगे जाके। लेकिन आपका क्या कहना है, ऐसे जब आरोप आते हैं, ऐसी जब बातें आती हैं, तो आप एज अ पार्टी मेंबर क्या सोचते हैं? पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद देता हूँ। इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मान लिया है, स्वीकार लिया है कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी ही जीत रहे हैं। ये उन्होंने अपनी बातों से स्वीकार लिया। उन्होंने न केवल ये स्वीकारा है, उन्होंने ये भी स्वीकारा है कि नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अब वो केवल मोदी के रिटायरमेंट की ही कामना कर सकते हैं कि मोदी रिटायर होगा तब जाकर हमारा चांस आएगा। ये भी उन्होंने दूसरी बात स्वीकारी है। पर मैं तो केवल इतना कहता हूँ कि ना मोदी टायर्ड है ना रिटायर्ड है, जनता आपको फायर करने वाली है, और ये आपके कृत्यों की वजह से। ये केजरीवाल जी, अपनी पार्टी का तो इनको पता नहीं होता। ये बोल रहे अभी 20 साल की जो इनकी कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल, जिनके साथ इतना बड़ा अत्याचार मुख्यमंत्री के निवास में हुआ, वो अब बोलते बीजेपी की एजेंट है। मतलब अपनी 20 साल की कार्यकर्ता की तो जानकारी इनको है नहीं। इनकी पार्टी से योगेंद्र यादव निकल गए, आशुतोष निकल गए, प्रशांत भूषण निकल गए, शांति भूषण निकल गए, इनके अनेकों कार्यकर्ता निकल गए। इनको अपनी पार्टी का तो इनको पता नहीं चलता, पर दूसरों की पार्टी में क्या हो रहा है वो उनको पूरी जानकारी है। ये गुजरात आए थे, उन्होंने बोला आईबी की रिपोर्ट है, हम स्वीप कर रहे हैं, चुनाव स्वीप कर रहे हैं, बोला था ना। वो भी उनकी कितनी बात सच साबित हुई हमने देखा है। 1-2 साल पहले उन्होंने कहा कि भाजपा ने 800 करोड़ रुपए जमा करके रखे हमारी पार्टी तोड़ने के लिए। ऑडियो टेप हमारे पास है, मेरे पास उनका बयान भी है। अब 2 साल होने आ गए, वो ऑडियो टेप जारी नहीं हो रहा। तो अरविंद केजरीवाल जी देखिए क्या है ना कि उनको 20 दिन की मोहलत मिली है प्रचार करने के लिए। अब वो जेल में रहे हैं, वो गए भी शराब घोटाले के चक्कर में। तो जिस चीज़ के लिए भी गए हैं और जहाँ की संगत भी है, ऐसी बहकी बातें करना तो स्वाभाविक भी माना जा सकता है। जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी 2024 में हमारे प्रधानमंत्री के रूप में फिर से उनको सेवा करने का अवसर मिल रहा है, और 2024 से लेकर 5 वर्षों तक जो उनकी अवधि है प्रधानमंत्री पद के लिए, वो उसको पूरा करने वाले हैं। विपक्ष के लोग ये बताए कि 2029 में भी उनको चांस नहीं मिलने वाला है, उसके लिए कुछ तो तैयारी करें। तो केवल उनके पास यही बचा है कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये कपोल कल्पना है। से पतंग उड़ाना गुजरात में
मकर संक्रांति के दिन पे करते हैं, ये इनका लगातार ये पतंग उड़ाते रहते हैं। इनकी पतंगों को अभी देश की जनता ने देख लिया है। तो मुझे लगता है कि इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं बचा है और दिन प्रतिदिन ऐसी बातें करके वो अपनी विश्वसनीयता को और भी खराब कर रहे हैं। शहजाद भाई, अगर हम इंडिया अलायंस को देखें तो जैसे आपने बताया कि अंदर अंदर बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारे झगड़े हैं इनके, लेकिन फिर भी एक साथ स्टेज पे पूरी लाइन लगा के सब बैठ जाते हैं और दिखता है कि हंग्री वुल्व्स, एवरीबडी वांटिंग देयर ओन शेयर ऑफ ब्लड। अगर ये पावर में आ गए तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, ये लोग अली बाबा और 40 चोर की भ्रांति है। अली बाबा 40 चोर, इनको मैं कहता हूँ कॉलोनियल कजिन्स ऑफ करप्शन है। इनके बीच में कोई समानता है क्या? आप सोचिए, ये लोग तो एक दूसरे के खिलाफ आजीवन लड़ते रहे। भाई, आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस के खिलाफ हुआ। शीला जी को गाली देना, दिल्ली में कांग्रेस को साफ किया, पंजाब में उसको हाफ किया, कांग्रेस ने उसको माफ़ किया। दोनों में कहाँ कोई समानता है? दिल्ली में असेंबली में कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने एक रेजोल्यूशन पारित किया है, आम आदमी पार्टी ने, कि राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस और डीएमके का रिश्ता देखिए, डीएमके को राजीव गांधी का हत्यारा बोला था कांग्रेस ने, आज उनके साथ। अभी 2-3 महीने पहले जब मध्य प्रदेश वगैरह के चुनाव जस्ट हुए थे, या उससे जस्ट पहले, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को धोखेबाज, तू चिरकुट, तू छुटवैया, इस प्रकार की शब्दावली। आप महाराष्ट्र थोड़ा आप परिचित होंगे, आप मुंबई में काम करते हैं। कांग्रेस ने आजीवन उद्धव ठाकरे के परिवार को सांप्रदायिक, घोर सांप्रदायिक कहकर गालियां दी है। आज वो उनके साथ। कांग्रेस और लेफ्ट की केरल में आजीवन लड़ाई, मैंने आपको बताया, पहली सरकार नेहरू जी ने उनकी डिसमिस की थी। कांग्रेस की कोख से जन्मी टीएमसी बंगाल में, टीएमसी और अधीर रंजन जी का रोज का झगड़ा, इतना झगड़ा बढ़ गया है अभी तो कि 2-3 दिन पहले की घटना है कि अधीर रंजन जी ने ताना मारा तो तृणमूल कांग्रेस ने बोला हम आउटसाइड से सपोर्ट करेंगे। फिर खड़गे जी को इंटरवीन करना पड़ा कि अधीर जी ये बोलना बंद कीजिए, तो खड़गे जी के चेहरे पर पोस्टर में कालिक पोत दी गई। तो ये स्थिति है इनकी। अब ऐसी स्थिति में इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर जब मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ तो मुझे 3 या 4 कॉमन फैक्टर लगते हैं। नीति नहीं है, नेतृत्व नहीं है। ये जो एक पतंगे भी उड़ाते हैं ना कि बीजेपी कम होने वाली है, तो कोई 100 का आंकड़ा दे रहा है, कोई बोल रहा है 140 पे बीजेपी रुक जाएगी, कोई 272 बोल रहा है, अलग अलग अपने मर्जी से आंकड़े। उसमें भी समानता नहीं। समानता किस चीज़ में? सभी के ऊपर कोई ना कोई भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा है। लालू जी इसमें आ गए, 5 बार कन्विक्टेड है। कुछ लोग इसमें नए नए अभी आए हैं जो शराब घोटाले के अंदर चल रहे हैं। तो इसमें एक कैटेगरी ये है कि सब जेल रिटर्न्ड है या जेल टर्न्ड है। दूसरी इनकी कैटेगरी है कॉमनैलिटी की, कि सभी लोग, जैसे मोदी जी का कोई ना बेटा है ना बेटी है, वो देश के बेटा बेटी के लिए काम कर रहे हैं। ये सभी लोग अपने बेटा बेटी को सेट करने में लगे। लालू जी तेजस्वी तेज प्रताप, सोनिया जी राहुल प्रियंका, शरद जी सुप्रिया जी को, मुलायम जी चल बसे, पर उनकी पार्टी अखिलेश जी को सेट करना चाह रही है, स्टालिन जी उदयनिधि को। तो अपने बेटा बेटी को सेट करने का एक कॉमन वहाँ पे एजेंडा है। ममता दीदी, अभिषेक बैनर्जी को। तो एक है भ्रष्टाचार, करप्शन कमीशन, एक है डायनेस्टी के प्रोफेशन, अपने आप को सेट करना, ये दूसरा कॉमन फैक्टर है। तीसरा कॉमन फैक्टर है तुष्टीकरण के नाम पर पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन। तो इसमें एक कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स के नाम पर कि कौन सबसे ज़्यादा CAP, कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स, कैप, कौन बड़ी कैप पहन सकता है। इसमें कोई कभी बोलता है राम मंदिर बेकार है, कोई रामचरितमानस को गाली देता है, कोई द्वारका जी को गाली देता है, कोई प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं बताता है, तो कोई मुस्लिम आरक्षण की बात करता है, कोई सनातन को डेंगू बोलता है, कोई सनातन समाप्त करने की बात करता है। और अगर वो नहीं बचा तो फिर वो सनातन और हिंदू को गाली नहीं देना है तो फिर वो जाति में बांटना चाहते हैं, कभी भाषा में बांटना चाहते हैं। और आजकल तो गुजरात से ही थोड़ा रिश्ता रखने वाले सैम पित्रोदा, हालांकि उनका जन्म उड़ीसा में हुआ है पर गुजरात से ही माना जाएगा एक प्रकार से, तो उन्होंने बोला कि त्वचा के रंग पे भी हम देख सकते हैं कि भाई ईस्टर्न इंडियन जो है वो चाइनीज़ है, हम और मैं क्यों महाराष्ट्र से हम लोग और गुजरात से हम लोग हैं तो हम अरबी है, कोई अफ्रीकन है साउथ वाले और नॉर्थ वाले वाइट है। तो डिवीज़न की पॉलिटिक्स, तो कॉमनैलिटी इनमें कुछ नहीं है। कॉमनैलिटी इनमें केवल ये है कि कैसे एक साथ होकर मोदी को गाली देना है,
अपने अपने भ्रष्टाचार के केसेस से अपने आप को बचाना है और कैसे पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन प्राइमरली तुष्टीकरण के लिए करना है। इसके अलावा आपको अगर एक भी कॉमन फैक्टर लगे, उद्धव जी का स्टैंड 370 पे और कांग्रेस का स्टैंड 370 पे, आम आदमी पार्टी का स्टैंड यूसीसी पे, समाजवादी पार्टी का स्टैंड यूसीसी पे, या आप उनसे पूछे कि भाई लेफ्ट का स्टैंड न्यूक्लियर पावर बोलते, न्यूक्लियर मिसाइल बोलते लेफ्ट वाले कि नहीं ख़त्म कर दो, न्यूक्लियर मिसाइल ही ख़त्म कर दो भारत के, ये लेफ्ट के मैनिफेस्टो में है। अब बाकी के राजनीतिक दल बताएं इनके यहाँ पे, उद्धव सेना बताए कि क्या आप अग्री करते हैं इससे। तो इनका आइडियोलॉजिकली कोई एक कॉमन स्टैंड नहीं, और एक दूसरे को ये लोग डिक्टेटर अपने अपने स्टेट में भी बोलते हैं। तो कोई भी कॉमन आइडियोलॉजिकल प्लैंक नहीं है, कोई भी और प्लैंक नहीं है, केवल अपने परिवार को, भ्रष्टाचार को और पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट को बचाने का इनका प्लैंक है। इसके लिए एक आया है। राइट। अगर आइडियोलॉजिकल स्टैंड की बात करें तो छोटी पार्टीज जो रीजनल पार्टीज है, तो माना जा सकता है कि उनको प्रशासन में आना है तो आइडियोलॉजी थोड़ी देर के लिए साइड पे रख भी सकते हैं। लेकिन द लार्जेस्ट पार्टी एक समय पे कांग्रेस ऑफ इंडिया, वो आइडियोलॉजिकली ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो रही है। कहीं पे भी कोई सिंगल आइडियोलॉजी, आई कांट आर्टिकुलेट देयर आइडियोलॉजी, और ये आई एम श्योर द एंटायर इंडिया विल एग्री। नहीं, बिल्कुल गलत एनालिसिस। कांग्रेस पार्टी एक लौती पार्टी है जो अपनी आइडियोलॉजी पे स्टिक कर रही है, और केवल अब से नहीं, 1900 से अपनी आइडियोलॉजी पे। शुद्ध मुस्लिम तुष्टीकरण, ये उनकी 1900 से आइडियोलॉजी चलते आ रही है, इस पे वो आज भी स्टिक है, आज़ादी के पहले से भी। मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के साथ। ओरिजिनली जैसे हम पुणे से आते हैं तो लोकमान्य टिळक जी या ऐसे कई सारे नेता थे जिनको ये बोलते थे हार्डलाइनर, एक्सट्रीमिस्ट है। तो पहले जो आत्मसम्मान के साथ, भारत की विरासत के साथ, भारत की संस्कृति के साथ, या जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते थे, उन लोगों को कभी एक्सट्रीमिस्ट, कभी टेररिस्ट, कभी इस प्रकार से बोलकर साइडलाइन किया गया। फिर जस्ट आज़ादी के बाद नेहरू जी ने जिस प्रकार का रवैया सोमनाथ जी के लिए अपनाया, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अपनाया, हिंदू रिवाइवलिज्म हो जाएगा ये कहा उन्होंने। उसके बाद आपने देखा इंदिरा जी ने तो साधु संतों पर गोलियां चलाई, राजीव जी ने शाहबानू का मामला ही पलट दिया। उनके जो बड़े एडवाइज़र्स हैं, उनके एडवाइज़र उस समय के आज भी बताते हैं कि जो उस समय पे आदेश से, कोर्ट के आदेश से अयोध्या जी के ताले खुले तो वो गलत फैसला हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आई सरकार नरसिम्हा राव जी की और कांग्रेस की वो जो सरकार थी, उसने कहा हम बाबरी फिर से बनाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार जो कहती है कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज, मुस्लिम आरक्षण की बात की गई। और आज आ गए राहुल गांधी के ज़माने में, तो राहुल गांधी ने भी यही बोला है मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। एक बंद कमरे में उन्होंने बोला हम मुस्लिमों की पार्टी है। अब उनका वो रोड मैप प्लान भी है कि हम लोग जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन और इनहेरिटेंस टैक्स, ये जो सब आइडियाज़ आए, इसका मतलब ये है कि जो जिनके पास है, जिनके पास कर है या जो भी है, उनसे लेकर जो आपका वोट बैंक है उसमें बांट देना। तो मुझे लगता है कि 1900 से लेकर अभी 2024 तक कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी पे स्टिक है। कांग्रेस शुद्ध मुस्लिम राजनीति करती है और अब खुली करती है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी और इतने दिग्गज लोगों ने बनाई राजनीतिक पार्टी, और हिंदुस्तान हैज़ बिन अ हिंदू मेजॉरिटी स्टेट, तो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में मुस्लिम तुष्टीकरण इतने सालों से करना प्रैक्टिकल तौर पे देखे तो सेंस नहीं बनता। क्यों करेंगे? हिंदू बटे हुए हैं, ये मैं खुले रूप से बोलना चाहता हूँ। हिंदू बटे, अंग्रेजों ने पहले बांटा, आक्रांताओं ने पहले आकर बांटा। हिंदू तो हमेशा मेजॉरिटी में थे, पर हिंदू मेजॉरिटी में होने के बाद भी 1000 साल की गुलामी क्यों इस समाज को देखनी पड़ी? पहले आक्रांताओं ने आकर बांटा, उसके बाद उन्हीं आक्रांताओं की फिलॉसफी को आगे करते हुए अंग्रेजों ने बांटा, और अंग्रेजों के असली एक प्रकार से वैचारिक औलाद बनकर कांग्रेस ने बांटा। इसीलिए आप देखिए कांग्रेस हमेशा बांटने की भाषा करती है, अगड़े पिछड़े में, जातियों में, भाषा में। ये आजकल ये ओबीसी वगैरह वो सब चला रखा है, और त्वचा के रंग पे भी मैंने आपको बताया। हिंदू बांटो और मुस्लिमों को वोट बैंक जिहाद के नाम पर एक करो,
इस फॉर्मूले से एक अमुक परसेंट वोट आ जाता है और वो अमुक परसेंट वोट आ जाने से अपनी सरकार बन जाती है। तो कांग्रेस ने तो शुद्ध रूप से हिंदू बांटो मुस्लिम को एक करो वाली नीति को अपनाने का काम किया और हिंदू भी बटे हैं। आप मुझे बताइए कि हिंदू को जब दिखाते हैं कोई भी पोल में तो वो क्या बोलते हैं, ब्राह्मण इतना, क्षत्रिय इतना, जाट इतना, फलाना इतना, फलाना इतना, और वहाँ पे मुस्लिम एक। क्या मुस्लिम एक है क्या? मुस्लिम में पसमानदा और बाकी भी समाज है, हालांकि वो कास्ट नहीं है, वो क्लासिफिकेशन है, पर है तो कभी दिखाते हो? पर यहाँ पर तो दिखाते हैं जाट, गुजर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, ये फलाना, और कांग्रेस इसको एक्सप्लॉइट करती है। अभी भी तो कांग्रेस एक्सप्लॉइट कर रही है। कांग्रेस शुद्ध रूप से हिंदू समाज को बांटने के लिए लगातार प्रयास करती है, कर रही है और आगे भी करती रही। और इसीलिए कांग्रेस ने कभी इग्नोर नहीं किया हिंदू सोसाइटी को। कांग्रेस ने हिंदू सोसाइटी को तोड़ा है। आज जब हिंदू एक होता है, और हिंदू को ये नेगेटिव भावना से एक नहीं हो रहा, हिंदू ये नहीं सोच रहा कि भाई मुस्लिम के खिलाफ एक हो जाओ, ऐसी सोच नहीं है हिंदू। ऐसी सोच आ जाए तो ये देश नहीं टिक सकता। ये देश सेकुलर है क्योंकि ये देश हिंदू बाहुल है। हिंदू इज मेजोरिटी, देयरफॉर दिस कंट्री इज सेकुलर। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, क्योंकि ये सनातन सत्य है। संविधान नहीं था तब भी जब पारसी आए गुजरात की कोस्ट पे तो हिंदू ने स्वीकारा ना। संविधान नहीं था, यहूदी जिनके साथ पूरे दुनिया में नरसंहार हुआ भारत छोड़कर, संविधान नहीं था, मुस्लिम आए, हिंदुओं ने उनको जगह दी, पने दी, संविधान तो नहीं था ना। क्यों? क्योंकि हिंदू का स्वभाव है कि वो किसी की पूजा पद्धति देखकर उसके साथ भेदभाव नहीं करता। हिंदू टॉलरेंट नहीं है, हिंदू एक्सेप्टेंस करता है। टॉलरेंट तो बहुत आसान है, मैं आपको टॉलरेट कर रहा हूं, ये सब जगह होता है। क्रिश्चियन सोसाइटी टॉलरेट करती है किसी और को, हिंदू एक्सेप्ट करता है। इसीलिए हिंदू सेकुलर है सही मायनों में, नॉट इन द टर्मिनोलॉजी दैट कांग्रेस ने इस टर्म को मैं कहूँगा दूषित किया है, पर इन द जेन्युइन सेंस ऑफ द टर्म हिंदू सेकुलर है। अब हिंदू सेकुलर है इसीलिए ये देश सेकुलर है, ये इसको स्वीकारना पड़ेगा। परंतु कांग्रेस ने जिस प्रकार से हिंदुओं को बांटने की राजनीति की है और हिंदू समाज को बार बार इस प्रकार से तोड़ने की राजनीति की है, अब हिंदू जो है फाइनली 2014 के बाद खासकर अब हिंदुओं में जागृति आ रही है। उनको अपने विरासत को लेकर, भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति को लेकर उनके अंदर एक नया उत्साह जागा है, और जो बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सोमनाथ का परिसर फिर से बढ़ाना हो, उज्जैन महाकाल का काम हो, चाहे वो राम मंदिर हो, या चाहे वो जिस प्रकार से भारत के सनातन का पताका पूरी दुनिया में लहरा रहा है। आज तो भारत छोड़ो, जो अंग्रेज हम पे गुलामी हम पे उन्होंने लगाई, आज अंग्रेज को जब हम लोगों ने ओवरटेक कर दिया इकोनॉमी में, 5th आ गए हम लोग, 6th वो हो गए, तो उनको भी कोई और नहीं मिला। उनको एक भारतीय मूल का व्यक्ति जिसके नाम में भी सनातन का परिचय, ऋषि, उनको भी ऋषि ही ढूंढना पड़ा। और वो ऋषि, वहाँ का ऋषि जाकर मुरारी बापू ही थे संभवतः, उनके समागम में जाके वो जय सिया राम बोलते हैं। तो सनातन का पताका तो आज इतने महानता से यूके में भी लहरा रहा है। सनातन का पताका जब शिव शक्ति नाम रखते चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जहाँ पर चंद्रयान 3 लॉन्च टच डाउन करता है, तो वो विज्ञान और सनातन का पताका वहाँ पर भी लहराता है। जब मोदी जी सऊदी के प्रिंस को लाते हैं G20 में और दिखाते हैं कोणार्क का काल चक्र, तो वो भी तो सनातन संस्कृति जो विज्ञान के साथ चलती है उसका एक परिचय है। अबुधाबी टेम्पल, अबुधाबी में मंदिर बनता है। एक समय था कि बोलते थे राम मंदिर बनेगा तो तेल मिलना बंद हो जाएगा। आज अबुधाबी में मंदिर बन रहा है, वो सरकार की जमीन पे, और वहाँ के जो शेख और बाकी लोग हैं वो योग के बारे में पूछ रहे हैं। मोदी जी को सबसे हाईएस्ट मुस्लिम नेशंस पुरस्कार अपना दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सनातन का पताका जब पूरी दुनिया में लहराता है, तो आज जब सनातन एक अवेयरनेस आ रही है, तो इनका भी नैरेटिव क्या है? सनातन समाप्त करो,
इनका झगड़ा अब मोदी से नहीं बचा। इनका झगड़ा शुद्ध रूप से अब हिंदू जो जागृत हो रहा है उसके साथ है। इसीलिए सनातन बीमारी, सनातन समाप्त, हिंदू को डिवाइड करो, वोट जिहाद कर दो, हिंदू को बांटो किसी तरीके से, ये आक्रमण बढ़ चुके हैं। शहजाद भाई, आपकी जो सनातन की समझ है, मैं बड़ा खुश हूँ कि आप इतनी बारीकी से, इतनी डिटेल में सनातन कल्चर के बारे में इतने अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। हालांकि बाय रिलीजन यू आर इस्लाम, और आपका जो इंस्टाग्राम का बायो भी है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस्लाम बाय रिलीजन, हिंदू बाय कल्चर एंड इंडियन बाय आइडियोलॉजी। क्या मायने हैं इसके, एंड हाउ आर यू सो क्लोज विद द सनातन कल्चर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे सनातन संस्कृति के बारे में इतना कोई अधिक ज्ञान है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मेरी इसमें बड़ी रुचि है, दिलचस्पी है। और एक मैं आपको मेरा ट्रेड सीक्रेट बताता हूँ। मेरा ट्रेड सीक्रेट ये है कि रोज़ मुझे सुधांशु त्रिवेदी जी को मिलने का मौका मिलता है। तो जिसके साथ सुधांशु त्रिवेदी जी इतने घंटों काम करने का हमको अवसर मिल जाए, वो भी व्यक्तिगत रूप से। अब आज ही मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह 2-3 घंटे बैठने का मौका मिला। तो उनके साथ आप जब बैठ जाते हो ना, उनके पास इतनी एनसाइक्लोपीडिया है नॉलेज की हर विषय पे। पर मैं आपको ये भी बात बताता हूँ, जितने नॉलेजेबल और प्रिसाइज वो अपनी भाषा और अपनी नॉलेज के साथ है, मुझे लगता है, नॉट बिकॉज आई एम बीजेपी कार्यकर्ता एक्सेट्रा, सनातन और भारत की संस्कृति के विषय में और उसको कम्युनिकेट करने के विषय में सुधांशु जी से भी ज़्यादा एकदम इफ़ेक्टिव नरेंद्र मोदी जी है। तो वैसे मैं सुधांशु जी को बहुत चीज़ों में अव्वल रखता हूँ और मैं बोलता भी हूँ, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर उनकी जितनी डेप्थ ऑफ नॉलेज है, बहुत ऐसे उदाहरण, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर नरेंद्र मोदी जी के पास जो डेप्थ ऑफ नॉलेज सनातन भारत संस्कृति के बारे में है, वो तो मुझे लगता है कि हम लोग को सुनने मिलता है इतना अवसर, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हम लोगों को भी फिल्टर होके कुछ ज्ञान आ ही जाता है। जहाँ तक मेरा ये बायो का आपने कहा, या अगर इस सवाल पे भी आप देखें तो मेरा धर्म इस्लाम है, रिलीजन इज़ इस्लाम, मुस्लिम धर्म। पर मेरी संस्कृति तो यही है, हिंदू संस्कृति है। हिंदू या हिंदुत्व को सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित भी किया, जीवन शैली है। तो जीवन शैली, संस्कृति, ये तो व्यापक कॉन्सेप्ट है। एक बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं, बिल्डिंग की नींव, बिल्डिंग की फाउंडेशन, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है, पेंट लगाने से वो चेंज नहीं हो जाता। पेंट ऊपरी माल है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर हमेशा वही रहता है। इसीलिए आप देखिए कि इंडोनेशिया में भी अब मुस्लिम बाहुल है, पर वहाँ पे लोग रामलीला मनाते हैं, बहुत सहज है अपनी संस्कृति को लेकर। गरुड़ एयरलाइंस, गणेश जी की तस्वीर, फ़ोटो नोट पे, थाईलैंड के किंग को रामा बोला जाता है। और सनातन संस्कृति का अगर आप व्यापक विस्तार देखें, पूरी दुनिया में आपको उसको कहीं ना कहीं आपको, अब मुझे लगता है ईस्ट टू लेकर वेस्ट, आपको सब जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, होंडुरास से लेकर फार ईस्ट तक आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इतना बड़ा व्यापक हमारा सनातन संस्कृति रहा है और वो छाप अपनी छोड़ता ही है किसी पे भी। और मैंने भी इसीलिए कहा कि भाई केवल मेरा धर्म हो सकता है, और भारत में बहुत लोगों का धर्म तलवार की नोक पर भी और अन्य कारणों से भी बदला गया, आक्रांता आए, बहुत चीज़ें हुई, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा, और ना छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमको इसी पे गर्व करना चाहिए। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, और ये भी बात मुझे सुधांशु जी से ही प्राप्त हुई है, तो मैं उन्हीं को क्रेडिट दूंगा। 2 परिवार है, एक है परिवार जय का, एक है परिवार मोहम्मद का। उन दोनों परिवार, दोनों भारत के परिवार हैं। दोनों के परिवार में 3-4 भाई हैं। जय अपने बच्चों को संस्कृति देगा कि भाई अब भाई बनना है तो प्रभु श्री राम और उनके भाइयों की तरह बनो, कि भाई पिता ने कुछ बोला तो राम जी वनवास चले गए तो लक्ष्मण जी साथ में निकल गए, और भरत ने भी खड़ो रख के राज किया, तो खड़ो थाली में रख के उन्होंने राज किया। अब दूसरी जो संस्कृति है वो ये संस्कृति है कि औरंगजेब और उसके भी भाई थे, तो बाप ने कुछ बोला तो बाप को जेल में डाल दिया, और औरंगजेब ने बाकी के भाइयों का कत्ल करके एक भाई का थाली में सर रख के बाप के पास पहुंचा दिया। अब जय हो या मोहम्मद हो, दोनों ही अपने बच्चों के लिए राम संस्कृति चाहेंगे,
औरंगज़ेब संस्कृति कोई नहीं चाहेगा। और ये राम संस्कृति ही भारत की संस्कृति है। चाहे वो जय हो चाहे वो मोहम्मद हो, वो दोनों, क्या मोहम्मद अपने बच्चों को ये परवरिश देगा कि तुम अपने भाइयों का कत्ल करके मुझे जेल में डालकर मैं, तो मोहम्मद धर्म उसका अलग है, इस मोहम्मद नाम के व्यक्ति का, पर उसकी संस्कृति वो राम वाली ही चाहेगा। तो और राम जो जय है वो तो अपने परिवार में यही चाहेगा। तो मुझे लगता है कि हम धर्म अगर बदल भी देते हैं, हम अपनी संस्कृति को रखते हैं। ये कमरे में पूरा आप अंधकार कर लो, आप अंधकार मिटाने के लिए दिया जलाएंगे, मैं भी शहजाद हूँ, मैं भी दिया जलाऊंगा। हम कोई प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं, हम दिया जलाते हैं कि जो एक अंधकार है, मेटाफोरिकल अंधकार, उसको मिटाने के लिए हम दिया जलाते हैं। ये हम दिया जलाना हमारे संस्कृति का विषय है, प्रैक्टिकलिटी का विषय है, ये धर्म का विषय थोड़ी है। मुस्लिम है तो दिया नहीं जलाएगा, वो अंधेरे में बैठा रहेगा, और हिंदू है तो दिया जलाएगा। प्रैक्टिकल भी है, फिलोसॉफिकल भी है। तो ये फिलोसॉफी, प्रैक्टिकलिटी, संस्कृति, ये धर्म चेंज होने से चेंज नहीं होता। तो हमको ये समझना चाहिए, और इसीलिए मैंने इस बात को आगे करने के लिए ये अपना बायो इस प्रकार से रखा है, और लोग समझते भी है। पर क्या है कि ये पेंट वाले बहुत घूम रहे हैं, ये पेंट बेचने के चक्कर में ये लोगों को अपना स्ट्रक्चर नहीं देखने दे रहे ये। और देखो, ये पेंट बेचने के चक्कर में, जो तुष्टीकरण का पेंट है, आइडेंटिटी का पेंट है, इसके चक्कर में ये लोग अब मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, कल बोलेंगे जनगण मन नहीं बोलेंगे, कल बोलेंगे भारत को देश ही नहीं मानेंगे। तो ये कहाँ रुकेगा, ये कहाँ रुकेगा? इसको, इस मानसिकता को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये अलगाववाद की ओर ले जाएगी, अलगाववाद से फिर आतंकवाद की ओर ले जाएगी, जब आप अपने आप को किसी चीज़ का हिस्सा ही नहीं मानोगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, और अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग सिविलाइजेशनल ही हो सकती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग कल्चरल ही हो सकती है। वेरी वेल सेड। ये कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से हम अपने आप पे कोई सिविक नेशनलिज्म, ये बहुत चला। सिविक नेशनलिज्म क्या है? सिविक नेशनलिज्म के आधार पर क्या कुछ इतने सारे लोगों को एक साथ आने की प्रेरणा मिल सकती है क्या? पर अब प्रभु श्री राम का जब मंदिर हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो हर एक व्यक्ति ने उस पर खुशी जताई, हिंदू क्या मुस्लिम क्या। क्योंकि आप देखिए ना, मैं महाराष्ट्र से हूँ, आप गुजरात से हैं, उत्तर में भी राम राम सा कॉमन बोलता है, एक कोई भी अरे राम राम सा, अरे जय राम जी की, अरे राम राम भाई, ये कॉमन बोलचाल की भाषा है। माँ गुस्सा होते तो बोलते हाय राम। महात्मा गांधी जी को भी जब मारा गया तो उन्होंने बोला हे राम। आखिरी वक्त में भी राम नाम सत्य ही बोलते हैं। तो ये राम जो है, कृष्ण जो है, ये हमारी भारत की संस्कृति का, और ये हमारे भारत नहीं पूरी दुनिया के आदर्श है। तो मुझे लगता है कि इनको स्वीकारने में हमको सहज महसूस करना चाहिए। इसको धर्म के चश्मे में या धर्म के नैरो प्रिज्म में इसको देखना ही नहीं चाहिए। बहुत लोगों को ये जवाब से प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये सिर्फ रिलीजियस फिगर्स नहीं है, these are the people who defined our culture, and that is where our sense of belonging comes from, which is our civilization. Very very profound thought. Thank you so much for sharing that. अगर आपके पास्ट की बात करें शहजाद भाई, तो आपने NSUI में बहुत काम किया, आपको मौका भी मिला होगा राहुल गांधी जी से नज़दीक होके उनके साथ भी काम करने का, और फिर आपका ट्रांजिशन हुआ बीजेपी में। तो ये ट्रांजिशन क्यों हुआ और कैसा रहा, ये अगर आप बता सके तो। देखिए, ऐसा है कि मैं महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ, मैं पुणे में पला बड़ा। महाराष्ट्र में आपको शायद पता होगा कि वहाँ पे हमारी जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स हिस्ट्री में महाराष्ट्र में प्रमुखता से कांग्रेस 14 से पहले लगभग 60 से लेकर 14 तक, 1960 जब महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने मुंबई से, वहाँ से लेकर 14 तक एक छत्र राज रहा कांग्रेस का। 4 साल बीजेपी शिवसेना का छोड़ दो तो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में कांग्रेस का और कांग्रेस के प्रथम परिवार का बड़ा महिमा मंडन है। तो सबको लगा कि भाई कांग्रेस ही सब कुछ करती है, आज़ादी के लिए भी इतना उन्होंने योगदान दिया है। तो हम लोग भी उस समय पे प्रभावित होकर हमने NSUI यूथ कांग्रेस ज्वाइन की, फिर एक स्टूडेंट के रूप में एक्टिविज़म की। राहुल गांधी नए नए पॉलिटिक्स में आए थे 2004 में। 2009 में उन्होंने NSUI यूथ कांग्रेस का काम टेक ओवर किया। उन्होंने बोला कि देखिए, कांग्रेस में बहुत सारी खराबियां हैं, मानता हूं मैं,
परिवारवाद है, करप्शन है, सारी चीज़ें हैं, पर हम लोग अब एक नया प्रयास करेंगे। और इस नए प्रयास में जिन लोगों के कोई परिवार के लोग नहीं है राजनीति में, जो मेरिट के बेसिस पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको हम लोग दरवाज़ा खोल के देंगे, मौका बना के देंगे। अभी ये जो बोलते हैं ना कि मैं गरीबी दूर करूँगा खटाखट खटाखट, तो उन्होंने हमको भी बोला था मैं परिवारवाद दूर करूँगा खटाखट खटाखट, मैं मेरिट पे काम करूँगा खटाखट खटाखट। हम ये खटाखट भुक्तभोगी है इस खटाखट के। तो हमने बोला चलिए बढ़िया है, खटाखट में भी चलो 5-7 साल लग गए तो कोई समस्या नहीं। हमने तो खटाखट 5-7 साल का टेन्योर लेकर चला था कि 5-7 साल में कर देंगे। 5 साल हो गए, 7 साल हो गए। राहुल जी ने यूथ कांग्रेस और NSUI का ऐसा काम तमाम कर दिया कि वहाँ पर जो थोड़े बहुत लोग भी मेरिट से पहुँचते थे, अब तो सारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे मेरिट के बदले नहीं, सरनेम के बदले ही चुनने जाने लगे। ये जब मैं था उसमें 2010, 11, 12 में, तो मैंने तो बोला ये तो गाड़ी उल्टी दिशा में चल रही है राहुल जी की। राहुल जी दिखाते कुछ और चेहरा है, करते तो कुछ और ही है। तो मैं डिसइल्यूजन होना शुरू हुआ उनसे। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हो सकता है मेरी चीज़ों में कमी हो, आप सुझाव दीजिए। तो हम सुझाव देना शुरू कर दिए। उन्होंने सुझाव मांगे हमसे, तो हम ईमेल पे सुझाव देने लगे। मिलते तो कम ही थे, वो वैसे वो व्यस्त रहते हैं, काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो कार्यकर्ता नेताओं से नहीं मिल पाते हैं। कई मुख्यमंत्री भी नहीं मिल पाए, हमारी तो औकात ही क्या थे। तो हम लेटर लिखने लगे कि भाई साहब ऐसा है कि परिवारवाद को कम करने के लिए आप अपने स्वयं से शुरू कीजिए। आपने उनको ऐसा कहा? सब लेटर में है, अभी भी है मेरे पास, ईमेल में है अपने। उन्होंने लिखा आप लोग जो है, आप अपनी माता जी, बहन जी, सब जी कस्टोडियन बन जाओ पार्टी के, ट्रस्ट की तरह इसको रखो, और ट्रस्ट में आप इसको एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप रहे आपका, पर आप अध्यक्ष नहीं हो सकते। अध्यक्ष कोई और हो जो काम कर सके, रोज रह सके, विदेश ना चला जाए, इश्यूज की समझ हो। ऐसा आपने राहुल गांधी जी को जब वो अध्यक्ष थे तब लेटर लिख के बताया? वो अध्यक्ष तब नहीं बने थे, अध्यक्ष तो 17 में बने गुजरात चुनाव के समय पे, तब वो जनरल सेक्रेटरी थे, उसके बाद उपाध्यक्ष। टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू डू दैट। नहीं, पर गट्स क्या, उन्होंने ही बोला था। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, सुझाव हमने दो। सीरियसली लिया ना उस रिक्वेस्ट को, हम थोड़ी उसको, तो हमने सीरियसली लिख दिया उनको सब सुझाव। तो उनको सुझाव शायद अच्छा नहीं लगा, तो थोड़ा काटना वाटना शुरू कर दिया उन्होंने। उनके जो सब परिवारवादी दोस्त थे उनके इर्द गिर्द वही रहते हैं। वो दिखाते जरूर है कि मैं मैकेनिक के साथ, प्लम्बर के साथ, किसानों के साथ, ये सब फोटो आप वो जरूर करते हैं। उनके साथ उठते बैठते नहीं है वो। उठते बैठते उन लोगों के साथ है, मान लो कि आपके फादर और उनके फादर फ्रेंड्स रहे, तो आप उनके साथ उठ बैठ सकते हो। एक क्लब है, क्लब की तरह है, आपको ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी। तो वो उन्हीं के साथ उठते थे, बैठते थे। तो उनको हमने सुझाव देना शुरू किया, तो उनके जो उठने बैठने वाले लोग हैं उन्होंने बोला कि ये तो आपके साथ गद्दारी की बात कर रहा है। मैंने उनके साथ गद्दारी की बात नहीं की, मैंने तो बोला पार्टी को कैसे सुधारना। तो एनीवे वो साइडलाइन करना शुरू कर दिया था उन्होंने मुझे। फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर 14 में बहुत बड़ी हार हुई हमारी, 44 पे आ गए। फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। तो हमको लगा चलो अभी नैतिक जिम्मेदारी ले रहे तो अब स्वीकार कर लेंगे हमारे। अब तो हमने दिखा दिया ना कि 14 में तो अब बचा ही नहीं कुछ। मैंने उनको फॉर्मूला दिया था कि 14 में अगर आपको 100 सीटें चाहिए, हमको पता था मोदी जी आ रहे हैं। मैंने बोला मोदी जी तो आ रहे हैं, पर मोदी जी के सामने अगर 100 सीट रख के कम से कम अपनी लाज लज्जा कुछ बचानी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कुछ पा लेना है, और 100 सीटें आ जाती हमारी तो मोदी जी 272 नहीं आते। तो मैंने बोला मोदी जी को के सामने 100 सीटें लाने के लिए आप और आपके जो जीजा जी है और बहन जी, सब आप लोग अब तो हट जाओ। तब भी नहीं सुना। उसके बाद देखता हूँ 30-40 चुनाव हरवा दिए पार्टी को। और उसके बाद 2017 का चुनाव जब गुजरात का आया, तब अनाउंसमेंट आता है कि अब राहुल जी अध्यक्ष बनेंगे। तब मैंने उनको आखिरी लेटर लिखा, मैंने बोला भाई साहब ऐसा है, चुनाव कराओ। अब ये राहुल जी बोलते ना पीएम मेरे से डिबेट करे, पीएम मेरे से डिबेट करे, मेरे साथ डिबेट करे। तो मैंने उनको उस समय बोला था मैं कार्यकर्ता हूँ, आप डिबेट करो, क्या आप क्यों अध्यक्ष बनेंगे? ऐसा क्या आधिपत्य है आपका? ये महात्मा गांधी की पार्टी है कि आपके पार्टी है? तो आप डिबेट करो, डिबेट करते हैं कौन बेहतर है, फिर उसके हिसाब से चुनाव कराते हैं और चुनाव में तय हो कौन बने। तो अभी तक वो मेरी डिबेट की रिक्वेस्ट अब 7 साल से पेंडिंग है। वो मोदी जी को डिबेट रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, हालांकि वो एक सांसद है, वो ना वो इंडिया अलायंस के घोषित चेहरे हैं, ना वो कांग्रेस पार्टी के नेता है, पर मेरी भी रिक्वेस्ट पेंडिंग है।
तो 2017 में जब ये हुआ तो फिर उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने मेरा लेटर लीक कर दिया। लेटर लीक कर दिया तो फिर तो ये फतवा जारी हुआ मेरे खिलाफ कि इनको हटाओ, तो हटा दिया। तो जब हटाया तो फिर तो हम जो विषय थे वो बोलने लगे खुले तरीके से कि भाई परिवारवाद, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी और जो देश हित के लिए आप कुछ चीज़ों को टच नहीं कर सकते, परिवार हित को ऊपर नहीं रख सकते, ये चीज़ें थी तब उस समय पे। जो बहुत सारे अभी कांग्रेस के जो नेता अभी ज्वाइन करते हैं बीजेपी, वो मेरे मित्र गण थे, मेरे साथी थे। उस समय पर मुझे वो बोलते थे परिवार का गद्दार है तू, पार्टी का गद्दार है। डिबेट में आते थे मेरे साथ, सामने डिबेट करते थे, राहुल जी अच्छे हैं, तुम राहुल जी को समझ नहीं पाए। अब 6-7 साल बाद उनको भी समझ में आ गया, तो ज्वाइन भी किए बीजेपी, और कुछ ने नहीं भी ज्वाइन किए। तो उनको समझ में आ गया कि जो एक छोटा सा लड़का बोलता था 7 साल पहले, काश हम तब समझ जाते। तो चलिए देर आए दुरुस्त आए। पर फिर मुझे लगता है कि 7 वर्षों के बाद मैंने पार्टी जो है बीजेपी जो ज्वाइन की वो 2021 में ज्वाइन की, छोड़ी मैंने कांग्रेस 17 में। तो 4-5 साल का गैप था। ऐसा नहीं है कि मैंने आज छोड़ के कल ज्वाइन कर ली, वो तो शुद्ध अवसरवादिता होती। जो लोग करते हैं वो उनकी विचारधारा उनके साथ है। तो मैंने 4-5 साल देखा, परखा, सोचा, समझा और उसके बाद मैंने ज्वाइन की। पर मुझे लगता है कि 7 साल बाद मैं उस पोजीशन में हूँ, और इसलिए संभवतः तो बहुत सारे लोग मुझसे आज भी इस विषय पे बात करते हैं, क्योंकि मैं विंडिकेट हुआ हूँ और मैं आगे भी विंडिकेट होता रहूँगा। क्योंकि राहुल गांधी जी के बर्ताव से ऐसा नहीं लगता कि ही हैज़ प्रोग्रेस्ड। आप अपने आप को मान लीजिए कि 20 साल पहले के आप और आज के आप, उसमें कुछ ग्रोथ तो आप देखते होंगे ना अपने आप में, इन एनी विच वे, सम इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, सम प्रोफेशनल ग्रोथ। राहुल जी एक ऐसे लौते व्यक्ति है कि उनकी कोई ग्रोथ नहीं हुई है, ना इंटेलेक्चुअल ना हो, इनफैक्ट डिक्लाइन हुआ है 4 से लेकर 24 तक। अब देखिए उनकी भाषा, उनके तर्क, उनके कुतर्क, उनके सीरियसनेस टुवर्ड्स पब्लिक लाइफ, किसी भी चीज़ में आपको अगर लगता हो कि उनकी क्रेडिबिलिटी या उनका स्कोप ऑफ नॉलेज, स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन, किसी भी चीज़ में आपको पॉजिटिव अपग्रेडेशन नज़र आता हो। अभी भी वो MRP का मतलब मिनिमम रिटेल प्राइस मैक्सिमम रिटेल प्राइस के बदले बोल देते हैं। अभी भी वो मनरेगा को लेकर कंफ्यूज होते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, मतलब गिनाने जाऊँ, पांडव डिमोनेटाइजेशन नहीं करते थे, महाभारत में GST ढूंढ ली इन्होंने। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है कि उनको अभी भी वो मैच्योरिटी नहीं आई है। शहजाद भाई, जिस तरीके से कांग्रेस चल रही है, क्या कांग्रेस खत्म हो जाएगी? कांग्रेस चल नहीं रही है, कांग्रेस बैठी हुई है। कांग्रेस इस उम्मीद में बैठी हुई है कि हमको सिर्फ बैठना है और सोचना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि भाजपा जो है, लोग भाजपा से थक हार जाएंगे, लोग मोदी से थक हार जाएंगे, तब हम आ जाएंगे ऑटोमेटिक। कांग्रेस चल नहीं रही है। कांग्रेस ने चलना बहुत पहले बंद कर दिया था। कांग्रेस बैठी हुई है। कांग्रेस के नेतृत्व जैसा है वो कांग्रेस को चलने भी नहीं देगा, और कांग्रेस इसी स्थिति में है। हाँ, अब एक नई स्थिति, ये परिस्थिति निर्माण हो रही है कि अब तो कांग्रेस के प्रथम परिवार में भी एक दूसरे के प्रति जो प्रतिस्पर्धा का भाव है वो अलग अलग समय पर उफान ले रहा है। तो उसके चलते अगर कांग्रेस एक पार्टी तो है नहीं, वो पारिवारिक कंपनी है। पारिवारिक कंपनी तो तभी ब्रेक होगी जब परिवार के सदस्य एक दूसरे से मनमुटाव रखेंगे। वो भी स्थिति, अब कई लोग बात करते हैं कि भाई किसी को लड़ना था उत्तर प्रदेश से, अमेठी रायबरेली से, फिर वो लड़ने नहीं दिया गया। फिर राहुल जी ने लास्ट मिनट अमेठी से भी वो लड़ नहीं पाए, रायबरेली चले गए। तो कई लोग नाराज़ है कि ना हमको लड़ने दिया, ना खुद लड़ रहे हैं। तो अगर परिवार की दुश्मनी और बढ़ती है, अगर ऐसा है, तो फिर वो पारिवारिक फूट होगी। वरना तो कांग्रेस जहाँ बैठी है वहाँ पे बैठी रहेगी, पर कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएगी। अब का ये है कि कांग्रेस कितने दिनों तक इस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। मुझे लगता है वो भी आप देख ही सकते हैं कि कांग्रेस जो है अपनी स्पेस और अपनी रेलेवेंस खोती जा रही है। कांग्रेस ने 2014 और 19 में 400 से अधिक सीट लड़े, आज वो 320 सीट लड़ रही है, सिर्फ 320 लड़ रही है।
400 के प्लस जब लड़ी तो 44 और 52 पे आई, 44 और 52। अब अगर 320 लड़ रही तो कितने पे आएगी? तो अब तो 40 तक पहुंचने की मुश्किल है। और जिन लोगों को इन्होंने गालियां दी या जिन लोगों ने इन्हीं को ख़त्म करते हुए वो सत्ता में है दिल्ली में वगैरह, कांग्रेस तो उन्हीं के कंधों पर है। वो भी कांग्रेस की स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए कांग्रेस को अभी स्पेस दे रहे हैं, पर वो स्पेस कांग्रेस की खाएंगे। तो कांग्रेस बैठी हुई है और कांग्रेस बैठी रहेगी। हो सकता है कि इसमें झगड़ा हो परिवार के सदस्यों में तो कांग्रेस और गिरेगी। मुझे याद है 2009 में जब मैं कॉलेज में था, SVKM नरसिंह मोहन जी कॉलेज में पढ़ा हूँ, वहाँ पे राहुल गांधी जी आए थे और कॉलेज वालों ने बुलाया? हाँ, कॉलेज वालों ने बुलाया था। SVKM, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। तो वहाँ पे राहुल गांधी जी आए थे और किसी लड़के ने बेबाक तरीके से पूछ लिया कि वाई द हेल आर यू हियर, आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं, आपने किया क्या है? तो राहुल गांधी जी ने आंसर दिया था कि पहले तो बड़ा उनका जो पॉपुलर पॉज है वो लिया और फिर बोला कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई पॉलिटिक्स में है। कुछ 15-20 लोगों ने हाथ ऊपर किए। फिर बोले ऐसे कितने लोग हैं जिनके परिवार में से कोई पॉलिटिक्स में नहीं लेकिन आपको पॉलिटिक्स में जाना है। तो कुछ 200-300 लोग ने हाथ ऊपर किए, कुछ 800-900 लोगों का ऑडियंस था। तो बोला कि ये जो लोग हैं ना कि जिनके परिवार में से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, ये लोग आके पॉलिटिक्स में करियर बना सके और देश के नेता बन सके, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। ये कब कहा था? ये 2009 में कहा था। 9 में कहा था। 15 साल हो गए। यस। कितने ऐसे लोगों को उन्होंने लाया? एवरीबॉडी नोज। ऐसा है कि अच्छे भले लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे थे उनकी भी दुकान बंद करवा दी। तो राहुल गांधी जी देखिए, उनको चिट पकड़ा दी जाती है हर 6-7 महीने में। अमित जी ने बताया है, लोकसभा अहमदाबाद गांधीनगर सब इधर उधर घूमते, आप जानते हैं। अमित जी ने अच्छा वर्णन किया है कि 6 महीने में इनको चिट मिलती है। तो 6 महीना जो चिट चल रही है वो चिट पे बोलते। तो उस समय पे ये चिट चल रही थी कि मैं दरवाजे खोल दूंगा, खिड़की खोल दूंगा, सब खोल दूंगा। तो तब वो चिट चल रही थी। अब वो चिट तो बहुत पुरानी हो गया, वो चिट पे बोलते भी नहीं है। आजकल इनको OBC वाली चिट मिली है, OBC, और फिर उसके बाद कि मैं तुम्हारी संपत्ति लेकर उधर बांट दूंगा, मैं इधर बांट दूंगा, मैं खटाखट सब कर दूंगा। अब गुजराती आप लोग हों, मतलब 1 लाख रुपए प्रति महिला को दे दूंगा, 1 लाख रुपए प्रति बेरोजगार को दे दूंगा। भाई जहाँ सरकार बनी वहाँ से शुरू कर देते, और कितना खर्चा है वो बता दो। तो इनके जो लोग हैं जब पूछ लेते हैं कितना खर्चा आएगा तो बताने को तैयार नहीं, इनको पता ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं किया। तो इसे बोल के निकल जाना ये उनकी पुरानी आदत है। चिट पे लिखा है उन्होंने, आगे पीछे चिट में कितना ही भर सकते हो अब डेटा। चिट में केवल 3-4 टॉकिंग पॉइंट्स, वो भी वो सही बोल दे तो बड़ी बात है। तो जो 3-4 पॉइंट्स है वही है, उस पर आगे रिसर्च पीछे रिसर्च सब कुछ नहीं डाल सकते। तो वो चिट के हिसाब से बोल के निकल जा रहे हैं। अगर कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए राहुल गांधी को अगर कोई एक सलाह देनी हो तो आप क्या देंगे? नहीं, राहुल गांधी ही तो समस्या है, समस्या को सलाह कहाँ दे? जो समस्या है उसको सलाह दे के क्या करना है? कांग्रेस को सलाह दे सकते, राहुल गांधी को सलाह नहीं दे सकते। राहुल मतलब ये तो ये हो गया ना कि भाई कोई बीमार है तो बीमारी को सलाह दोगे कि बीमार को सलाह दोगे? पार्टी बीमार है, कांग्रेस बीमार है, राहुल गांधी व्यक्तिगत नहीं, मतलब वो जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो बीमारी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो तो बीमारी उनको भी पता है कि वो क्या बीमारी लेकर आए, किस बीमारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको क्या पता नहीं है कि क्या कांग्रेस के लिए क्या ठीक है, उनको पता नहीं, उनको पता है पर वो उनके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए उनको वो सलाह देकर कोई फ़ायदा नहीं। कांग्रेस को तो मैं अनेकों सलाह तब तो दे ही रहा था, वो सलाह लेने को। अब प्रॉब्लम यह है कि बीमार को बीमारी से मोहब्बत है ना, वो बीमारी को छोड़ पा रहा है। तो बीमार और बीमारी के बीच में ऐसा रिश्ता बन चुका है कि अब दोनों का डेस्टिनी एक ही हो चुका है, बीमार का भी और बीमारी का भी। तो मुझे लगता है कि सलाह वाला नहीं, अब तो दुआ। तो लास्ट स्टेज में पेशेंट पहुंच जाता है, बोलते हैं कि इसमें कोई दवा काम नहीं करेगी, दुआ के ही तो दुआ ही। और वो वैसे भी आप देखो तो उनका वोट बैंक तो दुआ ही कर रहा है उनके लिए, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे यहाँ से हो। तो वो दुआ के ही, वो दुआ ही बच चुकी है उनके लिए, और कुछ सलाह वाला दे नहीं पाएंगे। फिर भी मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल है आज की तारीख में, जो आज की नव युवा शक्ति है, उसकी आकांक्षाओं के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकता। आज के जो नवमतदाता है, जो हमारे न्यू वोटर्स है, न्यू इंडिया है,
वो मेरिट बेस्ड है। आप अपनी इंडस्ट्री में मेरिट पे आए, कोई आपके बाप दादा ने आपको स्टार्ट करके नहीं दिया था। आपकी कंपनी जो है, जो OTT में आजकल चल रहे हैं, जो क्रिकेट में आजकल आगे बढ़ रहे हैं, किसी के बाप दादा ने उनको जो है ये विरासत नहीं सौंपी, तो वो अपने बल पे खड़े होते हैं। कांग्रेस को भी समझना होगा कि हमें मेरिट को, परफॉर्मेंस को परिवार के ऊपर रखना है, पर वहाँ पे वो संभव ही नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी बची नहीं है। कांग्रेस एक शुद्ध प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक कबीला बन चुकी है। तो कबीले में तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स ही नहीं हो पाते हैं। अब बीजेपी देखिए, बीजेपी में मेरिट है, अकाउंटेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, यही पैरामीटर है। मैप, मेरिट, अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस। मैप बिगड़ा तो आपकी स्थिति डामाडोल है, तो आपको मैप पे काम करना है। इसीलिए 80 से लेकर 24 तक आते आते भाजपा के कितने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, और कांग्रेस में कभी माँ कभी बेटा, कभी माँ कभी बेटा। एक कोई गलती से OBC बन गया था तो उसकी धोती कुर्ता फाड़ के उसको हटा दिया। अब खड़गे जी को नाम के रूप में बनाया है। पहले तो गहलोत जी को बना रहे थे, तो गहलोत जी ने बगावत कर दी तो तुरंत खड़गे जी को आगे कर दिया। तो मतलब कोई चुनाव उनाव नहीं हो रहा था, वो एक केवल कि भाई मीडिया में हमारा नाम खराब होता है तो इनको आगे कर दो, और हम पीछे से मनमोहन सिंह, नया एक पार्टी का मनमोहन सिंह ढूंढ लेंगे। तो ये पार्टी के मनमोहन सिंह है खड़गे जी, तो वैसे ही चलाना है उनको, और वैसे ही चलाते रहेंगे। बड़ी हमने बातें की कांग्रेस की, और आई होप कि आपकी बातें सुने और कुछ सीखें और नहीं, कुछ मुझे करें। नहीं लगता वो सुनने या सीखने के मूड में है, और उल्टा तो मुझे लग रहा है कि और भी राजनीतिक दल, नई नई पार्टियां जो आई है, आम आदमी पार्टी भी तो अब कांग्रेस की राह पे चल रही है। उन्होंने क्या बोला कि हम कन्वीनर हर 2 साल से बदलेंगे। राइट, जब से पार्टी बनी है तब से अपना खुद का केजरीवाल, संविधान भी चेंज कर दिया। हाँ, संविधान बदलने की बात किसी और पे लगाते हैं, खुद का बदल दिया। अन्ना को त्याग के लालू को पकड़ लिया, झाड़ू त्याग के दारू पकड़ ली, स्वराज त्याग के शराब पे आ गए। अब तो इनके इतने बदलते हुए चेहरे हैं, आप देख ही सकते हैं। अब स्वाति मालीवाल पे भी जिस प्रकार का रवैया इन्होंने अपनाया है, तो ये वही रवैया अपना रहे हैं जिस प्रकार से कांग्रेस बदनाम हुई। तो अब आम आदमी पार्टी वैसे स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाली तो अरविंद केजरीवाल जी के नाम के बाद सुनीता केजरीवाल जी का नाम था। ना उन्होंने एक दिन शासन प्रशासन में, ना इन्होंने एक दिन सरकार में, मतलब दिल्ली सरकार में, या ना एक दिन उन्होंने पार्टी में गुजारा, पर उनका नाम स्वाति मालीवाल के नाम के आगे था। स्वाति मालीवाल का नाम ही नहीं था उस लिस्ट में। आतिशी जी इतना बोलती हैं, उनके नाम के आगे, संजय सिंह के नाम के आगे। तो वो भी उसी राह पर चल रही है जो RJD, समाजवादी और कांग्रेस, स्टालिन उस राह पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन पार्टियों का कांग्रेसाइजेशन हो रहा है। कांग्रेस की बीमारी फैलती जा रही है, भाजपा इससे बची हुई है, क्योंकि भाजपा में संघ परिवार है। भाजपा में नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी जैसे, मुझे लगता है जिनकी कार्यक्षमता है, ऐसे नेता है। आपने कितनी बार नरेंद्र मोदी जी के साथ रूबरू कुछ बात की हो या कुछ काम किया हो? हमारे यहाँ पे पार्टी में सभी कार्यकर्ता के रूप में हर कुछ महीने में मिलते हैं। हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है, नेशनल काउंसिल होती है, वहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यकर्ता के रूप में होते हैं। तो हमारे लिए कोई वो नहीं है कि ओ हो सुप्रीम लीडर। नहीं, ऐसा है ही नहीं ना। वो सुप्रीम लीडर कॉन्सेप्ट वहाँ पे है जहाँ पे एक मुख्यमंत्री को अपने नेता से मिलने में वर्षों लग जाते थे, वर्षों तक नहीं मिले। अब कितने सारे लोगों ने छोड़ा तो उन्होंने बताया, संजय निरुपम वो सब बता रहे हैं कि कितने वर्षों तक नहीं मिले राहुल गांधी से। हम तो आश्चर्यचकित हो गए। हम लोगों तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना है तो हम लोग मैसेज दे दे तो हमको फ़ोन कॉल आ जाता है। तो हमारे यहाँ पे तो बहुत सहज है। उनकी अगर कार्यशैली देखें मोदी जी की, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है? आपने तो कांग्रेस में भी काम किया है, पॉलिटिकली बाकी पार्टियों को इतने अच्छे तरीके से आप एनालाइज भी करते हैं, तो मेजर डिफरेंस क्या है? व्हाई मोदी जी सो सक्सेसफुल? मोदी जी के सक्सेसफुल होने के तो कई कारण हैं, पर मैं अगर इसको कहूँ 3 P में, P फॉर परिश्रम, P फॉर परसिस्टेंस एंड P फॉर परफॉर्मेंस। ये 3 परिश्रम, परसिस्टेंस एंड परफॉर्मेंस, ये उनके सफल होने का राज है। वो कभी, मुझे लगता है कि जहाँ तक वो हमेशा अपने आप से ही स्पर्धा करते हैं कि मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए लगातार परिश्रम भी करते हैं, और कोई भी चीज़ हो उसमें परसिस्टेंटली काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 महीने हो गए अब वो क्लिक नहीं कर रहा तो उसको छोड़ दो।
370 के हटाने के लिए मोदी जी जब 370 हटा, सुप्रीम कोर्ट से भी वो सब क्लियर हो गया, तो आप देखिए एक पुरानी तस्वीर मोदी जी की वायरल हो रही है। वो एक रैली में बैठे हैं, पुरानी रैली में, 70 80 या 90 की रैली होगी उस समय की तस्वीर। तो तब से उनका वो है कि 370 हटाना है। जब हमें सरकार बनाने में और से इतना समर्थन देगी जनता तो हम उसको हटाएंगे, चाहे वो महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, यूसीसी वाला जो बीजेपी का वादा है वो क्रियान्वित हो गया उत्तराखंड से, सीए का कानून हो, या प्रभु श्री राम का मंदिर हो जिसमें तो अडवाणी जी की रथ यात्रा में क्या किस भूमिका में थे। तो ये सारी चीज़ें मोदी की गारंटी कहलाती है। परसिस्ट करके उस गारंटी को पूरा ही करना, करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल करना है, तो ये चीज़ें उनको अलग करती हैं। ये पीपीपी मॉडल है उनका। और एक चीज़ जो मैंने ज़्यादा मुझे जो समझ में आया है अभी जब मैं बीजेपी में 2-2.5 साल से रहा हूँ, कि नरेंद्र मोदी जी बहुत सिक्योर व्यक्ति हैं। ही इज़ वेरी सिक्योर पर्सन। सिक्योर पर्सन कभी तानाशाह वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि सिक्योर पर्सन क्या है, उसको हमेशा लगता है कि मुझे पता है मेरी स्टैंडिंग क्या है, मेरी फुटिंग क्या है, किसी और के बढ़ने से मैं कम नहीं होता, तो मैं दूसरों की ग्रोथ में इन्वेस्ट करता हूँ। आप मोदी जी की टीम देखिए, कि सरकार की टीम या पार्टी की टीम। सरकार की टीम में अमित शाह जी, उनसे ज़्यादा चाणक्य आदमी राष्ट्रीय सुरक्षा की भी दृष्टि से, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी और पार्टी के भी दृष्टि से। नड्डा जी कर्मठ कार्यकर्ता, नीचे से लेकर ऊपर तक आए पार्टी की दृष्टि से। फॉरेन अफेयर्स चलाने के लिए जयशंकर जैसे व्यक्ति, नेशनल सिक्योरिटी चलाने के लिए अजीत डोभाल जैसे व्यक्ति, रेल आईटी चलाने के लिए अश्विनी वैष्णव जैसे व्यक्ति, रास्ते बनाने के लिए गडकरी जैसे व्यक्ति, डिफेंस और बाकी चीज़ों में एक सरकार को एक ओवरऑल एक प्रकार से एक अनुभव देने के लिए राजनाथ जी जैसे व्यक्ति। तो इतना उनका एक टीम देखिए कि ये टीम, निर्मला सीतारमण फाइनेंस अर्थव्यवस्था को चला रही है, और राहुल गांधी की टीम से कंपेयर कीजिए जो उनके साथ इर्द गिर्द रहती है। उसमें कोई आपको ऐसा व्यक्ति नहीं लगेगा जो राहुल गांधी से भी ज़्यादा टैलेंटेड हो। और राहुल जी को यही पसंद है कि मुझसे कम टैलेंटेड लगेंगे तो क्या है, अंधों में काना राजा। जबकि मोदी जी को ये लगता है कि भाई देखो ऐसा है कि हो सकता है कि इसका मैं डोमेन एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मेरे साथ ये व्यक्ति रहेगा, उसकी डोमेन एक्सपर्टीज रहेगी, तो मेरी सरकार भारत को ज़्यादा डिलीवर कर पाएगी। वो इनसिक्योर नहीं होते, वो सिक्योर है इसलिए उनको भी बढ़ाते हैं। और यहाँ पे ये है कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए, ज्योतिरादित्य मुझसे आगे ना निकल जाए उसको काटो, सचिन मुझसे आगे ना निकल जाए उसको काटो, मिलिंद मुझसे आगे ना निकल जाए उनको काटो। ये तो इनके व्यक्तिगत मित्र है, ये व्यक्तिगत मित्र के लिए ऐसा भाव रखते हैं और उनकी टीम में भी ऐसे ही लोग हैं। तो ये दिखाता है कि मोदी जी इज अ सिक्योर पर्सन हु ग्रूम्स टैलेंट एंड गिव्स टैलेंट अ प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी इज अ वेरी इनसिक्योर पर्सन एंड देयरफॉर ही इज नाइदर स्टेबल, नाइदर मैच्योर, एंड ही हैज़ बिन सराउंडेड बाय यस मैन और यस वुमन जो केवल राहुल भक्ति में लगे रहते हैं। राहुल जी आप ही बन रहे हो, मोदी जा रहा है आप आ रहे हो, ये लगातार उसको ये चूरण बेचा जा रहा है। और उसकी मीडिया की एक जमात है, यूट्यूबर पे अब जो जमात बन चुकी है, वो भी बोल रहे हैं राहुल जी 20 बार फेल हो गए, अब 21वीं बार आप ही का नंबर आ रहा है। तो उसका रीलॉन्च करा रहे हैं वो, अब वो फिर से रीलॉन्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, और इसी के चलते आज जनता ने अपना विश्वास ऐसे व्यक्ति में रखा है जो उनको समझ में आता है कि ही इज़ अ सीरियस पर्सन एंड ही इज़ वर्किंग विद अ मिशन एंड विशन। और खैर राहुल गांधी में तो जनता को विश्वास तो दूर की बात है, वो अब लगातार एक उपहास का विषय बनते जा रहे हैं। स्मृति ईरानी जी से डर के भाग गए वो अमेठी छोड़ के। तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को तो कोई सीरियसली लेता नहीं है। राइट। शहजाद भाई, अगर विकास की बात करें, 2019 का मैनिफेस्टो में लेके बैठा था कुछ दिन पहले, और मैं देख रहा था कि इसमें से कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो अचीव की गई हैं या जिस पे थोड़ा बहुत भी कुछ काम किया हो। तो थोड़ा बहुत भी कुछ काम किया हो उसमें तो सारे बॉक्सेस चेक हो रहे थे कि हर एक चीज़ पे, हर एक मुद्दे पे कुछ ना कुछ काम हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो अचीव हो गई, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, विकास की जो बातें, CA, वो बहुत सारी बातें, Women's reservation या विमेंस रिजर्वेशन, ऐसी बहुत सारी बातें जो हो गई। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डबल होना, पूरा रेल नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई होना, ये सारी चीज़ें हो गई। कुछ 2-3 चीज़ें जो है जो बाकी रह गई है, उसमें एक चीज़ ये है कि फार्मर्स इनकम डबल करना।
वन नेशन वन इलेक्शन, ये 2-3 चीज़ें कुछ बाकी रह गई। तो मुझे आपसे जानना है कि आपके हिसाब से अगर खाली विकास की बात करें तो लास्ट 10 सालों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? पहले मैं फार्मर्स इनकम का बोलता हूँ। फार्मर्स इनकम का ऐसा था कि अगर आप फिगर्स भी उठा के देखें तो 2012, 13, 14 में जो मीन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इनकम है वो लगभग 6,500 रुपये प्रति हाउस होल्ड थी। वो 2019-20 आते आते ही ₹11,000 तक हो गई। तो ऐसा नहीं है कि वो वादा पूरी तरह से नहीं हुआ है। बीच में कोविड भी आया, कोविड की वजह से कुछ सेटबैक्स हुए, पर अब आप इसमें जोड़िए कि किसान सम्मान निधि 2 लाख करोड़ से अधिक 12 करोड़ किसानों को दी गई। जो पहले एमएसपी पर खरीद होती थी धान और गेहूं की 3 लाख करोड़ की, वो लगभग 11 लाख करोड़ तक बढ़ाई है मोदी जी ने। यूरिया, उसको जिस प्रकार से लाइन लगती थी यूरिया के लिए, अब वो किल्लत ख़त्म हुई है और अभी तो यूरिया छोटे छोटे पाउचेस और पैकेट्स में भी आता है जो किसानों को ईजिली अवेलेबल होता है और नीम कोटेड होता है, तो यूरिया का डाइवर्जन नहीं हो रहा है। इनपुट कॉस्ट को लगातार कम करने के लिए अलग अलग प्रकार की फर्टिलाइज़र सब्सिडी भी बढ़ाई है। वहीं दूसरी तरफ फार्मर्स को एक अच्छा मार्केट देने के लिए पहले तो ई नाम के माध्यम से, ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, इससे हजारों मंडियों को जोड़ा गया है और उसके अलावा किसानों को और भी एक एडिशनल इनकम मिले। इसमें हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, डेयरी, इसको भी बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है। किसानों के बजट को भी 25,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ किया गया है। एग्रीकल्चरल क्रेडिट, जो किसानों की मेन समस्या होती है कि एक्सेस टू क्रेडिट होना चाहिए, वो भी बढ़ाया गया है। किसान फसल बीमा योजना भी क्रियान्वित की गई है। तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में नहीं हुआ है, काफ़ी हद तक वो हुआ है, परंतु एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया बन चुका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वैगरीज ऑफ नेचर है, स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स है और एक स्ट्रक्चरल इश्यूज जो एग्रीकल्चर में है वो हमें आज भी कन्फ्रंट करते हैं। और इसीलिए हम लोगों को एग्रीकल्चर को किस प्रकार से और सस्टेनेबल बनाना है, किस प्रकार से उसमें जो डिपेंडेंसी है हमारे पॉपुलेशन की, वो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका शेयर टू जीडीपी वर्सेस डिपेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन, उसमें बड़ा मिसमैच है। तो ये स्ट्रक्चरल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें और भी प्रयास करने पड़ेंगे। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2008 में, 14 तक वो लागू नहीं हुई थी, पर मोदी जी ने उसके 90% रिकमेंडेशंस लागू किए। स्वामीनाथन जी ने भी उसको सराहने का काम किया और अभी MS स्वामीनाथन जी को हमने भारत रत्न, चरण सिंह जी को भी भारत रत्न दिया। तो प्रयास उस दिशा में चल रहे हैं। तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा, हाँ कोविड की वजह से 2 साल तो हमारे ज़रूर बिगड़े, पर जो भी अभी वो उसमें भी जो भी हम लोग पूरा करने की दिशा में है वो पूरा होता रहेगा। तो ये तो एग्रीकल्चर को लेकर हुआ। जहाँ तक विकास की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकास भी जो हुआ है वो कैसे एवरीडे चीज़ों को बदलता है। आपको याद होगा कि इस देश में, और मैं एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जो यंगस्टर्स कनेक्ट कर पाए। आपकी एज कितनी है अप्रॉक्सीमेटली? 33। तो आप 2014 में 23 थे, 2010 में आप 19 के थे। 2010 में याद आ रहा है मम्मा ने आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए या कोई बिल भरने के लिए लाइन में लगाया होगा? हाँ, याद आ रहा है? यस, मैं जाता था। ज़्यादा? यस। कितने टाइम स्पेंड करते थे? कुछ 15-20 मिनट तो मिनिमम लाइन में। यस, लाइन में यस। और वो भी ऐसी बैंक जहाँ पे सुविधाएं बहुत कम होती थी, बैंक, सरकारी बैंक है। यस, म्यूनसिपैलिटी, कहीं ना कहीं लाइन में खड़े रहे। यस। ठीक है। अब पिछले 6 महीने में आप कहीं लाइन पे खड़े रहे? दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, समय बचा आपका। यस। 2010, 12, 11, 12 में आपका मोबाइल फ़ोन कॉस्टली था एकदम, वेरी कॉस्टली। इनकमिंग आउटगोइंग दोनों कॉस्टली था। यस। और इंटरनेट कितना यूज़ करते थे? लैंडलाइन कनेक्शन से होता था। यस। एक्सपेंसिव। यस। बिल लंबा चढ़ता था। वाईफाई की वेट करते थे कहीं पे मिल जाए। हाँ, डोंगल पे चलाते थे। हाँ, साइबर कैफ़े काफ़ी चलते थे उस समय पे, क्योंकि साइबर कैफ़े में 20 रुपये प्रति आवर वगैरह मिलता था। बाकी घर में तो लोगों के घर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी तो बहुत कम थी। आज
आपको पता है कि जो कुछ हज़ार किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर बिछाए थे 2014 तक, आज 6 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नरेंद्र मोदी जी ने बिछा दिए। मतलब गांव और शहर दोनों को जोड़ दिया। अहमदाबाद में भी है, मुंबई में भी है, पर गांव खेड़े में भी है। दूसरा, हम लोग मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करते थे, 90-95% इंपोर्ट होता था। इससे तो एक चीज़ ये है कि अपना जो फॉरेन एक्सचेंज उसमें बहुत खर्च होता था, इंपोर्ट बिल बढ़ता था। इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंपोर्ट कर रहे तो तेल के साथ। अभी हम लोगों ने अलग अलग स्कीम शुरू की मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए, असेंबलिंग को। तो 2 मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी, आज 200 है। पहले आईफोन, एप्पल सब ये सब अपन इंपोर्ट करते थे। अब जो हम लोग बिगेस्ट फैक्ट्री यहाँ पे लगती है नोएडा में, और अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं $10 बिलियन का फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के दाम सस्ते हुए, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा, ये ऑप्टिकल फाइबर बढ़ाया उससे, कॉस्ट ऑफ इंटरनेट कम हुआ है। 300 रुपये का 1 GB डेटा आता था। एवरेज कंजम्पशन ऑफ डेटा अगर देखें तो 30 GB है। मतलब 300 इंटू 30 करो, 9,000 रुपये। आज 300 रुपये के बदले आज अपना 9 रुपया GB है। एवरेज कंजम्पशन देखें 30 GB के हिसाब से तो 270। तो 2010-12 में आप जिसके लिए 9,000 रुपये भरते थे, आज आप उसके लिए 270 रुपये भर रहे हो। इसका मतलब आप ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे डिजिटल उस पर स्पेंड कर रहे हो। ये विकास भी है, और ये कैसे विकास आने की वजह से आपका समय, आपका कॉस्ट बचा। और क्योंकि जिस इंडस्ट्री से आप रिलेटेड है, फिनटेक, इसको इतना बड़ा बूस्ट इसी की वजह से मिला। मैं एक ही एग्जांपल देके छोड़ूंगा, क्योंकि बाकी तो विकास के हज़ारों काम है गिनाने के लिए। अब फिनटेक में अब देखिए कि नंबर ऑफ स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न्स कितने मशरूम हुए 2014 के बाद। इसमें विदेश से इतना इन्वेस्टमेंट आया। अभी आप मुझे बता रहे थे कि 46-48% ऑफ डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैपन इन इंडिया। यूपीआई में जहाँ पे 2016 में कुछ मिलियन ट्रांजैक्शंस होते थे, आज 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस में, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ, नॉट द सॉरी द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 10 बिलियन के आसपास है। और जिस प्रकार से यूपीआई का या फिनटेक का अगर आप देखें कि अडॉप्शन रेट जो है भारत में सबसे हाई है दुनिया में। यूपीआई ही नहीं बल्कि सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विस भी जो है, पब्लिक सर्विस में भी डिजिटल का कितना बड़ा रोल आ चुका है। फॉर एग्जांपल, जो हम लोग अभी इंटरफेस करते हैं सरकार से, हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा करवाते थे। कोविन का ऐप आया तब अपने को सबको टीका कोविन ऐप से लगा, और अपना सर्टिफिकेट कोविन ऐप में जमा हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा भाई यूके में रहता है। उनको जब वैक्सीन मिला तो उनको वो पेपर राशन वाला कार्ड जैसा सर्टिफिकेट कार्ड दिया गया। कार्ड मैं बोला दिया यार गया, आप कहीं गुम क्या कर जाएगा। रहे हैं। हाँ, हाँ। तो ये पेपर पे है, हम पेपरलेस हो गए, और लीकेजलेस और करप्शनलेस भी हो गए। कैसे कि पहले राजीव गांधी जी जब 1 रुपया भेजते थे तो 85% एक पंजा जो है नोट्स लेता था, पंजा ही था वहाँ पे। आज जब नरेंद्र मोदी जी 30 लाख करोड़ रुपए गरीबों को भेजते हैं, नल से जल के लिए, शौचालय के लिए, पक्के आवास की योजना के लिए, बाकी चीज़ों के जो उनके खातों में जमा होती है, 50 करोड़ खाते बने, जनधन अकाउंट और आधार और मोबाइल से जुड़ा, जैम ट्रिनिटी से जुड़ा, तो वो पैसे डायरेक्टली उनके खाते में जाते हैं। तो आज वो लीकेज जो हो सकती थी 85% की, 25 लाख करोड़ की लीकेज हो जाती, वो आज लीकेज बच गई। तो ये नॉट जस्ट इन प्राइवेट सेक्टर बट पब्लिक सेक्टर में भी कैसे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के साथ ये विकास ने डिलीवर किया है। और इस विकास का फ़ायदा न केवल आपको बल्कि जो समाज में गरीबी के छोर पे बैठा है उसकी भी ज़िंदगी को सुधारने के लिए हुआ है। यही यूपीआई, अब आप देखिए, आप मॉल में जाएंगे कपड़े खरीदने, वहाँ पे भी आप यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। और मॉल के सामने जो रेहड़ी पटरी वाला है, आजकल तो मैंने देखा है कि बारात में भी डफली बजाते तो आगे कर देते हैं अपनी डफली, और उसमें स्कैन हो रहा है। आजकल तो डिजिटल बाराती भी डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं वो बैंड बाजे वाले को। तो ये स्थिति आ चुकी है। तो ये एक ही विकास के एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी को छूने वाला विकास किया है, और युवाओं को तो खास करके समझ में आएगा। और यही यात्रा रही है 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था के जाना, करोड़ों लोगों का गरीबी से निकलना, इंफ्रास्ट्रक्चर दुगने रेट पे बनना, रेलवेज़ का कायाकल्प होना, वंदे भारत जैसी ट्रेन को अब मेन स्ट्रीम करना ताकि इस प्रकार का ट्रैवल हो, एयरपोर्ट 70 बनाना,
नए एयरपोर्ट्स बनाना, जो 70 साल में जितने बने उतने पिछले 10 वर्ष में बने हैं। मेडिकल कॉलेजेस 700 बन गए हैं। एम्स, आईआईटीज़, आईआईएम्स ये भी बन रहे हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बढ़ रही हैं। एमबीबीएस की सीट्स जो है वो भी डबल हो रही है। ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये एक दिखाता है कि भारत किस गति से और किस स्केल से अब काम कर रहा है, और इसी स्केल से काम करते रहेंगे तो हम लोग बहुत जल्द तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। तो ये एक विकास का रोड मैप मोदी जी ने उस पर केवल एक रोड मैप नहीं दिया है बल्कि उस पर काम भी किया है पिछले 10 वर्षों में। राइट, एब्सोल्युटली। और ये जो सारा आपने फिगर्स बताएं, अगर 10-12 साल पहले जाके अगर हम सोचे तो ये शायद इमेजिनेबल भी नहीं था। मैं आपको एक और फिगर देता हूँ, ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, 80% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज फाइनेंशियली नाउ इंक्लूडेड। इतना फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्केल हुआ है लास्ट 10 सालों में। उस समय पे इंदिरा जी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया था, नेशनलाइजेशन, पर वो बैंक्स जो है क्या वो एक्सेसिबल थी गरीबों तक? अकाउंट घर घर तक पहुंचाकर असलियत में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स मोदी जी ने करवाया। और ये जो टारगेट है वो हमने 46 ईयर्स अहेड ऑफ इट्स टाइम अचीव किया। ये फिगर्स बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि मैं ये रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ फिनटेक के, तो मुझे पता है कि ये टारगेट हमारा बहुत बाद का था। ये हमने 41 या 46 ईयर्स अहेड ऑफ इट्स टाइम वो टारगेट अचीव किया। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। नहीं, आप देखिए ना, अगर कांग्रेस के पेस से चलते तो कांग्रेस ने 70 साल में लगभग सिर्फ 20% लोगों तक नल से जल पहुंचाया था। लगभग सिर्फ 30-35% घरों तक उन्होंने शौचालय पहुंचाए थे। लगभग 40-50% के घरों तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए थे। लगभग कुछ लाख घर पक्के लोगों के, गरीबों के बनाए थे। नरेंद्र मोदी जी का अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के हर दिन में 50,000 उज्ज्वला सिलेंडर, 75,000 लोगों को प्रतिदिन गरीबी से निकालना, 30,000 नल से जल, 30,000 टॉयलेट, 37 नए स्टार्टअप प्रतिदिन, 37 किलोमीटर प्रतिदिन के हाईवे, ये नरेंद्र मोदी जी के काम करने का स्केल है। और यही स्केल है जिसकी वजह से आज भारत जो है एक उसने रफ्तार पकड़ी है। अगर यूपीए के ज़माने में हम लोग रहते तो तब भी हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनते, पर वो बनते बनते 2044 आ जाता। तो 2044 में जो काम होता है नरेंद्र मोदी जी ने उसको लाकर खड़ा कर दिया है कि हम लोग 2027 या 28 में हो जाएंगे। तो 17 साल तो बचा दिए मोदी जी ने। अगर कांग्रेस होती तो 17 साल और लग जाते। ये मोदी जी का विकास। Absolutely. One last question, Shehzad bhai. You are very young, very dynamic and very successful at what you're doing in politics. कुछ सर्कमस्टेंसेस के चलते आपको पार्टी चेंज करनी पड़ी, लेकिन बहुत ही कम समय में बीजेपी में भी यू हैव बिल्ड अ स्टैंड और अ स्टैचर फॉर योर सेल्फ। अगर कोई यंग बच्चे को पॉलिटिक्स में करियर बनाना हो, किसी युवा को पॉलिटिक्स में करियर बनाना हो, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि क्या माइंडसेट होना चाहिए और कैसे सक्सेसफुल बना जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि यार दिस इज़ नॉट फॉर मी, पॉलिटिक्स एक गंदी चीज़ है, मुझे नहीं जाना है, आई एम नॉट मेंट फॉर इट, मुझे कॉरपोरेट में जाना है, पॉलिटिक्स में वैसे भी देश की सेवा कहाँ होती है। तो ये सारे पॉपुलर थॉट्स है जो लोगों को आते हैं। सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू देम? एक ही एडवाइस, ज्वाइन बीजेपी। नहीं, इसलिए कह रहा हूँ ज्वाइन बीजेपी क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर असलियत में युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है। अब देखिए बीजेपी में अब इकलौती ऐसी पार्टी जहाँ पर आगे की लीडरशिप को भी डेवलप करने के लिए अभी से ही काम किया जा रहा है। आप हमारे कई मुख्यमंत्री देखिए, योगी जी हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, पुष्कर सिंह धामी जी है, देवेंद्र फडणवीस अभी डिप्यूटी सीएम है पर वो है। ऐसे लोगों को भी दायित्व देना, उनको आगे के लिए ग्रूम करना, उनसे भी एक अगर जनरेशन नीचे, अन्नामलाई जैसे प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करके अलग अलग जगहों पर पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। ऐसे लोग क्या कोई और पार्टी में उनको प्लेटफॉर्म मिल सकता है? अखिलेश जी की पार्टी में तो यादव समाज से भी किसी को नहीं मौका मिलता, सिर्फ उनके परिवार के लोगों को। इसलिए 5 लोगों को उन्होंने 5 जो इनकी जो पारिवारिक सीटें वहाँ से लड़वाया। कांग्रेस में क्या मिल सकता है? वहाँ पे एक ही जगह, एक ही व्यक्ति के लिए जगह। तो बहन भाई में जगह किस पेस की फाइटिंग हो रही है?
स्टालिन भी उदयनिधि को ही स्पेस देंगे, वो भी अपने समाज को स्पेस नहीं देना चाह रहे। शरद जी की तो पार्टी ही टूटी क्योंकि उनको पुत्री मोह था। उद्धव जी की पार्टी टूटी क्योंकि वो पुत्र मोह था। तो वहाँ पर तो स्पेस ही नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी वो स्पेस आपको ऑफर करती है जहाँ पर आप देश के लिए परफॉर्मेंस और मेरिट के आधार पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपनी यूएसपी, अपनी टैलेंट, एक स्वॉट एनालिसिस करके कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो काम लिया जाता है। शहजाद पूनावाला अच्छा बोल सकता है तो उससे बुलवाया जाएगा, कोई और कुछ अच्छा कर सकता है तो उसका एक एनालिसिस करके यहाँ पे आपको, हाँ ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें ओवरनाइट हो जाएगी, ये तो अनरियलिस्टिक थॉट्स है। कुछ लोगों के मन में होता है कि मैं आऊँ तो बस तुरंत, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उसमें आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको उसमें मेहनत करनी पड़ती है, परसिस्ट करना पड़ता है। पर बीजेपी वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर परसिस्टेंस से, परफॉर्मेंस से, परिश्रम से फल मिलता है, ये निश्चित है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, इसका जीता जागता उदाहरण नरेंद्र मोदी भी है, इसका जीता जागता उदाहरण अन्नामलाई भी है। ये हम लोगों की स्टोरी पॉसिबल ही नहीं होती अगर ये भाजपा नहीं होती तो, और कोई हमारी स्टोरी और किसी पार्टी में संभव नहीं थी। तो मुझे लगता है कि जो लोगों को भी लगता है कि उनको देश के प्रति कुछ करना है, समाज के प्रति कुछ करना है, बीजेपी वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पर निश्चित आपको आना चाहिए। हाँ, पॉलिटिक्स में भी आना ही चाहिए, पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए, पॉलिटिक्स में ना आना भी एक पॉलिटिक्स करना है। फिर आप कंप्लेन मत कीजिए कि भाई ऐसे लोगों ने देश को बांट लिया, समाज को बांट लिया, क्योंकि देश को और समाज को उस बात से ज़्यादा हानि होती है जब सज्जन लोग चुप हो जाते हैं, ना कि दुर्जन लोग जब एक्टिव होते हैं। तो अगर आपको दुर्जनों की एक्टिविटी से समस्या है तो आप इनएक्टिव नहीं हो सकते, फिर आपको भी कूदना है, आना है। अन्नामलाई आईपीएस थे, टॉप एमबीए करके सब जगह से, फिर भी उन्होंने छोड़ी वो सारी चीज़ें, और कोई विनिंग पार्टी में ज्वाइन नहीं किया। तमिलनाडु में बीजेपी विनिंग पार्टी नहीं थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की क्योंकि उनको देश को विन करवाना था। वो अपनी विनिंग के लिए नहीं, देश के विनिंग के लिए सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। जाते डीएमके में तो डीएमके में सांसद बन जाते हैं, बन ही जाते हैं 100%। ज्वाइन नहीं की उन्होंने भाजपा ज्वाइन की क्योंकि उनको देश के लिए काम करना है। तो ये थॉट प्रोसेस अगर है तो आप निश्चित रूप से आइए और देखिए, आप थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए, आपको भी लगेगा कि भाजपा जो काम कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में वो देश के लिए अच्छा है। बहुत खूब। शहजाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर बहुत स्पेंडिंग बहुत धन्यवाद टाइम विद आपका, मी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फिर से आपके इस इंडेवर के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए, और जल्द ही एक पॉडकास्ट गुजरात में करेंगे हम। एब्सोल्युटली, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हाँ, पर एक श्रीखंड पे खाते हुए मेरे घर पे पक्का। बिल्कुल बिल्कुल, आमरस या श्रीखंड, इनमें दोनों से कर एक। देंगे, आमरस, श्रीखंड, मोहन थाल जो मेरा फेवरेट है वो भी करेंगे। चलिए, डन। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू Deal इट। done. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच भाई Thank साहब, गुड टू सी यू, थैंक यू।